अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल चॉइस। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग का दिन भी अच्छा गुजर होगा। तो दोस्तों, आज इस नॉवल ज़िंदगी है तेरे नाल, जिसको तहरीर किया है रमशान ने, इसकी आज मैं किस्त नंबर 11 है इसको रीड करूँगी। ये नॉवल अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे नए चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। तो चलें अब पढ़ते हैं इस किस्त की जानिब। कनीज़ सुबह नमाज के वक्त ही कमरे में वापस आ गई थी। इसे लगा कि अम्मा भी सोई होगी, लेकिन इन्हें जागता देखा कनीज़ घबरा गई। अम्मा भी ने इसे सवालिया नज़रों से देखा। कहाँ थी तुम कनीज़? अम्मा भी के सवाल पे कनीज़ पूरी तरह से बौखला गई। वो मैं अम्मा भी कनीज़ को समझ नहीं आता कि इन्हें कैसे पता कि वो रात भर इनके पोते के पास थी। अम्मा भी फ़रहीन की बेगम की आवाज़ से अम्मा भी का ध्यान दरवाजे में खड़ी फ़रहीन बेगम पर गया तो हैरान रह गई। फ़रहीन, तुम इस वक्त यहाँ, सब खैरियत तो है? अम्मा भी के सवाल पे फ़रहीन बेगम मुस्कुराते हुए अंदर आई। बस अम्मा भी, मुझे खुशी इतनी थी कि पूरी रात खुशी से नींद नहीं आई। फ़रहीन बेगम ने अम्मा बी के पास बैठते हुए कहा। अम्मा अभी भी बस एक ख्याल ज़हन में आया तो आपसे मशवरा करने आ गई। कैसा मशवरा? अम्मा बी ने नरमी से पूछा। सोच रही शादी से पहले नबे की मंगनी भी कर दूँ। जानती हूँ कि इन दोनों की मंगनी बचपन में हो गई थी, लेकिन मैं एक तकरीब करना चाहती हूँ। फ़रहीन बेगम के इरादे पर अम्मा बी के चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। अनाबिया बाजी की मंगनी हो रही है? कनीज़ ने खुशगवार हैरत से पूछा तो फ़रहीन बेगम इसे घूरने लगी। तुमसे किसी ने कहा है हमारी बात में दखल देने को? अपनी हाथ में रहो लड़की, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फ़रहीन बेगम की सख्ती पे कनीज़ का सर शर्मिंदगी से झुक गया और वो फ़ौरन कमरे से निकल गई, जबकि फ़रहीन बेगम इसके सलूक पर अम्मा भी सर झटक कर रह गई। तो बताया ना अम्मा भी, शादी से पहले कर लूँ क्या मंगनी की तकरीब? अम्मा भी ने इनके जोश पर सदा भरी। तुम्हारा बेटा है वो फ़रहीन, जब इसे राज़ी कर ही चुकी हो तो जो दिल में आ रहा है करो, मेरी इजाज़त की तुम्हें क्या ज़रूरत है? अम्मा भी ने संजीदगी से और उठकर नमाज की तैयारी करने लगी। ठीक है अम्मा भी, तो मैं जल्द ही इनकी मंगनी का फंक्शन रख लेती हूँ। घर में नरमीन और उसके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। इतना कहकर फ़रहीन बेगम को खुशी से दमकती वहाँ से चले गए और अम्मा भी ने अफ़सोस से अपना सर झटका। अफ़सोस हो रहा है मुझे फ़रहीन, तुम्हारी माँ होने पर, जिसे अपनी खुशी की चमक में बेटे का दुख, इसकी नापसंदगी दिखाई नहीं दे रही है। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। इतना कहकर अम्मा भी नमाज़ फ़जर की तैयारी करने लगी और नमाज के बाद इनके होठों पर सिर्फ सुल्तान के लिए ही दुआ थी कि खुदा इसे अपनी खुशी की खातिर आवाज़ उठाने की हिम्मत दे। सामान पैक हो गया है तुम्हारा? आन अपनी सोचों में गुम अपना सामान पैक कर रही थी जब इसके कानों में अर्शमान की रोबदार आवाज़ पड़ी, लेकिन इसने जवाब देने के बजाय अपना काम पर ध्यान दिया। अच्छा किया तुमने मेरी बात मानकर, यकीन करो जो कर रहा हूँ बेहतर कर रहा हूँ। अर्शमान की बात पर आन ने कदमनाक नज़रों से इसे देखा। नहीं अर्शमान मलिक, आप गलत है। मैं आपकी बात मानकर यहाँ से नहीं जा रही, बल्कि मैं यहाँ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि एक पल और पल के लिए अभी आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती। अर्शमान इस बात पर अपनी मुठ्ठियाँ भींच गया, लेकिन इसने बोला कुछ नहीं। आप फिक्र मत करें, आपसे दूर जाने पर मुझे कोई दुख या वो तकलीफ़ नहीं हो रही, क्योंकि जो मोहब्बत मुझे दूरी पर तकलीफ़ देती है, इसे तो आप कल रात मुकम्मल तौर पर मारकर दफना चुके हैं। आन ने नम आँखों से इसे देखा और मरे हुए इंसान को तो कोई तकलीफ़ नहीं होती। इतना कहकर आन ने बैग बंद किया और उठकर खड़ी हो गई। मैं बाहर तुम्हारा गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाओ। अर्शमान एक बात कहकर वहाँ से चला गया। आन बेबसी से इस कमरे को देखा जहाँ दुल्हन बनकर आने की इसने ख्वाब सजोया था। इसकी और अर्शमान की मोहब्बत का वो वहाँ जहाँ आज मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था। आन ने फैसला कर लिया था कि जहाँ अर्शमान इसे छोड़ेगा वहाँ से कहीं और चली जाएगी, किसी ऐसी जगह जहाँ से वो अर्शमान को फिर कभी नहीं मिलेगी। इससे हमेशा के लिए दूरी का ख्याल आन के लिए कितना दर्दनाक था, ये कोई इससे पूछता, लेकिन अर्शमान ने इसके लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था। आन अलमारी के पास और इनमें से इन दोनों का निकाहनामा ढूंढने लगी। न जाने क्यों वो इसके सबके बाद भी बस एक निशानी अपने पास रखना चाहती थी। आन निकाह के कागजात ढूंढ रही थी जब अचानक एक खाकी रंग लिफाफे का इन कागजात में से निकल कर नीचे गिरा और एक तस्वीर आदि इस लिफाफे से बाहर निकली। आन ने झुककर इस लिफाफे को पकड़ा, हैरान कि इसमें किसकी तस्वीर हो सकती है। आन ने वो तस्वीर निकाल कर देखी तो सातवें आसमान पर इसका एक साथ गिरे, क्योंकि हर एक तस्वीर इसकी थी, लेकिन वो तस्वीर ऐसी थी कि आन का दिल कर रहा था ज़मीन फटे और उस पर समा जाए। आन अपनी अपनी आन बरहाना तस्वीरों में कपड़े बदल रही थी तो किसी में नहा रही थी। साफ पता चल रहा था कि तस्वीरें छुपा कर ली गई थी। तस्वीरों के बाद आन को एक कागज़ मिला जिसने कांपते हाथों में पकड़ कर खोला। तो मैं कहा था ना शमान मलिक कि तुम्हारी बीवी के होठों पर एक मुस्कान भी गवारा नहीं मुझे, और तुम इसे छुपा कर घुमाने के लिए लेकर वाह, पहले पहल तो मैंने तुम्हें सिर्फ इसे दुखी रखने का कहा था, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी मांग बढ़ गई है। अब तुम इसे तलाक देकर खुद से दूर कर दो, वरना इसकी ये तस्वीरें पूरी दुनिया देखेगी और फिर जो हालत तुम्हारी बीवी की होगी ना, इसके पास खुदकुशी के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए अगर नहीं चाहते कि इसकी इज्जत का तमाशा बन जाए तो इसे तलाक दे दो। तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है सोचने को। वो अल्फाज पढ़कर आन पूरी तरह से सहम गई, हाथ पैर खौफ से फैल गया और वो बेयकीनी से इन तस्वीरों को देखते ही सोची थी आखिर कौन हो सकता है जिसे जिससे इसे इतनी शदीद
नफरत थी, तुम आई नहीं अभी तक, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अशमान ने कमरे में आते हुए कहा, लेकिन आन ने चेहरे पर खौफ और उसके हाथ में वो खाकी कागज़ देकर अपनी जगह पे ही रुक गया। ये सब क्या है? आन ने सहम कर से पूछा तो अशमान के ख्याल में अपनी जगह पर जम गया। जो राज वो छुपाना चाह रहा था अब खुल चुका था। लीज़ा को जो बातें गुलाम ने बताई थी, इनको जानने के बाद वो काफ़ी शराब में रही थी। पूरी रात इसने सबके बाजी के बारे में सोच कर गुजारी थी। अभी सुबह सवेरे अपने बिस्तर पे बैठी वो इसी बारे में सोच रही थी, जब इसके जहन में एक धमाका हुआ। लीज़ा ने जहन में आने वाली सोच को झटकने की कोशिश की, लेकिन वो ख़यालात इसके जहन में सवार हो गया था। बहुत सोचने के बाद जब लीज़ा को ये लगा कि इसका ख़्याल दुरुस्त है, तो वो बेचैनी से उठी और कमरे से बाहर आकर अज़म को ढूंढने लगी। अज़म इसे बाहर सहन में गुलाम के साथ कहीं जाता मिला तो लीज़ा इसकी जानिब लपकी। अज़म लीज़ा की पुकार पर अज़म मुड़ा और सवालिया नज़र से देखा। मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी। अज़म ने एक नज़र ग़ुलाम को देखा जिसने इसे ये बात उर्दू में बताई। अज़म ने इस बात में सर हिलाया और वापस हवेली में दाखिल हो गया। लीज़ा ने कुछ देर सोचा, फिर अज़म की जानिब आया। अज़म, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे अंकल को नहीं मारा, ना ही तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे डैड को मारा, बल्कि कोई और तीसरा जिसने ये सब किया है। लीज़ा के इतने यकीन से कहने पर अज़म के साथ साथ ग़ुलाम ने भी इसे हैरत से देखा। ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? ग़ुलाम ने हैरत से पूछा। लीज़ा ने बेचैनी से अपने हाथ मसले और सर उठाकर अज़म को देखा। जो मैं कहने जा रही हूँ बस एक मफरूज़ा है, लेकिन बात में जो लॉजिक है वो मुझे सुकून से रहने नहीं दिया। ग़ुलाम ने लीज़ा की बात उर्दू में दोहराई। बताओ क्या बताना है? अज़म ने सीने पर हाथ बांधते हुए पूछा। तो लीज़ा गहरा सांस लेकर अपना ख्याल बताने लगी। अज़म, तुम्हारे डैड एक अमन पसंद आदमी थे, जो लड़ाई वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते थे, और मेरे ख्याल से अपने पास हथियार भी नहीं रखते होंगे। ऐसा ही है ना? ग़ुलाम ने लीज़ा की सारी बात उर्दू में दोहराई तो अज़म ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। तो फिर जिस दिन तुम्हारे अंकल इनके पास आए थे, इनके पास गन कहाँ से आ गई? अब अगर कोई किसी को मारने के इरादे से आया तो इसे इतना मौका तो नहीं देगा ना कि वो जा कर गन ले आए। लीज़ा की बात पर अज़म के साथ साथ ग़ुलाम भी गहरी सोच में डूब गया। और इससे भी ज़्यादा अहम बात, लीज़ा को ये कह अज़म के पास है और अपना हाथ उठाकर दोगली अज़म की जानिब की। अगर मैं तुम्हारे सीने पर गोली चलाऊंगी तो यूँ तुम्हारे सामने खड़ी होंगी, और तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हें मारने की तसल्ली करूंगी, ना कि मुड़कर तुम्हें अपने सर पे गोली मारने का मौका दूंगी। ग़ुलाम की ये बात उर्दू में बताने पर अज़म के माथे पर बल आ गए। मतलब ये कि शमान के डैड को गोली सर के बैक साइड पर लगी थी, तो अगर उन्होंने तुम्हारे डैड के सीने पर गोली चलाकर इन्हें मार दिया तो इनके सर पीछे वो गोली कैसे मार सकते थे? लीज़ा अपनी बातों से इन्हें एक बार फिर से इस सब के बारे में कुछ सोचने में मजबूर कर गई थी। मुझे लगता है वहाँ कोई तीसरा मौजूद था। अज़म ने जिस से इन दोनों को मारा, कोई ऐसा तीसरा था जिसने वो सब करवाया, और वो तीसरा आज भी तुम सबके दरमियान है। लीज़ा इतना कहकर अज़म के पास उसका हाथ थाम लिया। मैं चाहती हूँ अज़म कि तुम इस शख्स को ढूँढ कर सज़ा दो, ताकि अपने गिल्ट से बाहर आ सको। तुम्हारे डैड ने कुछ नहीं किया अज़म, ना ही अशमान के डैड ने। प्लीज़ तुम दोनों का असली गुनहगार को ढूँढो, जो सब करके आज भी मज़े से ज़िंदगी गुजार रहा है। लीज़ा ने अज़म की आंखों में देखते हुए कहा, और अज़म भी संजीदगी से इसे देख रहा था। ग़ुलाम ने लीज़ा की सारी बात उर्दू में दोहराई तो अज़म गहरी सोच में डूब गया। मुझे अकेला छोड़ दो। अज़म के हुक्म पर ग़ुलाम ने लीज़ा को साथ चलने का कहा। लीज़ा भी इस फैसले को बेहतर समझती थी। ग़ुलाम के साथ वहाँ से आ गई। ग़ज़ल ये ग़ुलाम के पुकारने पर लीज़ा ने हैरत से इसे देखा। आज पहली मर्तबा इस शख्स ने लीज़ा को पुकारा था। मैं गलत था, तुम अज़म के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। अगर अज़म के लिए कोई परफेक्ट हो सकता तो सिर्फ तुम। आई एम प्राउड ऑफ यू। ग़ुलाम ने बड़े भाई को की तरह इसके सर पे हाथ रख कर वहाँ से चला गया, जबकि अपनी बात से वो लीज़ा को सोचने पर मजबूर कर गया कि क्या वाक़ई वो अज़म के लिए परफेक्ट थी। दोनों में वही फ़र्क था जो मशरिक़ और मग़रिब में था, लेकिन फिर भी न जाने वो कौन-सी ताकत थी जो इन दोनों को एक बना गई थी। बताएँ मुझे अशमान, क्या है ये सब? आन ने रोते हुए पूछा, जबकि हाथ बुरी तरह से काँप रहे थे। अशमान ने बेबसी से अपना सर झुका लिया। मैं नहीं जानता आन, बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारी ऐसी तस्वीर हमारे निके वाले दिन भी मुझे भेजी गई थी, और साथ मेरे लिए एक पैगाम था कि तुम्हारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट, और ये तस्वीर पूरी दुनिया में नशर कर दी जाएगी। अशमान की बात पर आन को लगा इस कदर किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। जिस्म खौफ से हौले-हौले काँप रहा था। अशमान इसके पास और इसे कंधे से पकड़ा। मैं नहीं चाहता था कि आन कि तुम्हें इसकी खबर हो। मैं ये खौफ, ये शर्मिंदगी तुम्हारे चेहरे पर नहीं देखना चाहता था। अशमान ने करब से अपनी आँखें मूंदी, जबकि आन तो सकते के आले में वहाँ खड़ी थी। सांस तक इसके हलक में अटक चुका था। आन आन, सांस तो। अशमान ने सहम कर इसे पुकारा, लेकिन आन को अपनी टांगों पे खड़े होना मुश्किल लग रहा था। इससे पहले कि वो ज़मीन बोस होती, अशमान ने इसे अपने बाहों में उठाया और बेड पर लाकर लिटा दिया। आन, अशमान ने इसका गाल थपथपाया, लेकिन जब वो होश में ना आई तो अशमान के हाथ पैर पूरी तरह से फूल गए। इसे जल्दी से जग से पानी अपने हाथ पर डाला और इसे आन पर झड़कने लगा। कुछ देर बाद आन होश में आई और अशमान को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। कौन है वो मान? कौन है वो जिसे मेरी खुशी गवारा नहीं? कौन है जिसे मुझसे इतनी नफरत है कि मेरी आबरू तक के पीछे पड़ा था? कौन है वो मान? आन के सवाल पर अशमान के चेहरे पे बहुत ज़्यादा नफरत आई थी। पहले तो मैं नहीं जानता था, लेकिन अब लगने लगा है जैसे जानता हूँ। आन ने सहमी सी निगाह अशमान पर डाली। मुझे शक नहीं था, बल्कि यकीन। आन, ये सब तुम्हारी वो बहन लीज़ा कर रही है। इस बात पर आन की हर खौफ निगाहें से हैरत से फैल गई। लेकिन लीज़ा तो बाबा के साथ कनाडा जा चुकी है ना? अशमान का सर इनकार में हिलता देखा आन मजीद परेशान हो गई। नहीं आन, पहले भी मुझे यही लगा था कि वो कनाडा जा चुकी है, लेकिन वो यहीं अज़म चौधरी की हवेली में इसकी बीवी के तौर पर। अशमान ने आन पर
गिराया, क्या मतलब चचा जाने से पहले इसका निकाह अज़म से कर गए थे। मैं नहीं जानता उन्होंने ऐसा क्यों किया, अगर कुछ जानता हूँ तो बस इतना है कि एक वो और इसका शौहर ही है जिन्हें हमारी खुशियाँ गँवारा नहीं, और मैं इन्हें छोड़ूँगा नहीं। अशमा ने अपनी मुठियाँ बेचते हुए कहा, वो इस हद तक कैसे गिर सकती है, न जाने तस्वीरें किस किस ने, काश मैं मर जाऊँ मान, ऐसी जिल्लत देखने से पहले मैं मर। आन के अल्फाज पूरे होने से पहले अशमा ने अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया, जब तक मैं जिंदा हूँ आन, ना तुम पर और ना ही तुम्हारी आबरू पे कोई हुर्फ आने दूंगा, तुम देखना तुम्हारे गुनाहगार को तुम्हारे कदम पर लाकर फेंकूंगा। अशमान की आवाज़ अज़म से भरपूर थी। आपने मुझे बताया क्यों नहीं मान, क्यों इसकी बात मानकर मुझे अजियत देते रहे, क्यों नहीं बताया कि कोई आपको ऐसा करने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। आन के सवाल पर अशमान का सर झुका गए। मैं तुम्हें इस अज़ियत से नहीं गुजारना चाहता था आन, जिससे मैं गुजर रहा हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती क्या हालत हुई थी मेरी जब मैंने इन तस्वीरों को देखा था। अपने निके की वो शाम याद करके एक साया अशमान के चेहरे पर आया। मैंने तो तुम्हें इसी पर माफ़ करने का सोच लिया था जब तुम मेरी बीवी बनी थी। मैं जानता हूँ इस रात गुस्से में मैं बहुत कुछ बोल गया था आन, लेकिन पूरी रात इस सब के बारे में सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मज़ीद तुमसे नाराज़ नहीं रहूँगा। अशमा ने आन को अपने सीने से लगाकर इसके बाल सहलाते हुए कहा, जो अभी भी खौफ से काँप रही थी। लेकिन निकाह के बाद जब मैं कमरे में वापस गया तो ये तस्वीरें मुझे वहाँ मिली, एक ख़त के साथ जिसमें ये लिखा था, अगर तुम्हें इससे शादी से कोई सुख या खुशी मिले तो ये तस्वीरें नशर कर देगा, इसलिए तुम्हारी आंखों में बस आंसू रहने चाहिए। अशमान बोलता जा रहा था और आन इसके सीने से लगी खामोशी से आंसू बहा रही थी। तुम्हें यूँ तकलीफ देकर मैं कभी खुश नहीं रहा आन, तुमसे ज़्यादा अजियत तुम्हारे वो आंसू देखकर मुझे होती थी। दिल करता था अपनी वो ज़बान काट लूँ जिससे मैं तुम्हारे आंसू का बायस बना, लेकिन मैं मजबूर था आन, बहुत ज़्यादा मजबूर नहीं। जानता था कि मेरा दुश्मन कौन है। अशमान बेबसी से कहा तो आन इससे दूर होकर इसे शिकवा करना निगाहों से देखा। आपको क्या लगता है मान, आपका वो ये रवैया मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाता था? अपनी ज़िंदगी से नफरत हो गई थी मुझे मान, अपने आप से नफरत हो गई थी। आप सोच सकते हैं इसकी नफरत आपके लिए क्या हो सकती थी जो आपके जीने की वजह हो। आन के गम से कहने पर अशमान ने आन को खींचकर अपने सीने पे बीस लिया। सारी ज़िंदगी अपने अल्फाज का मदावा करूँगा आन, जितनी मर्जी सज़ा दे लेना, लेकिन मैं तुम्हारी इज़्ज़त हल्की सी भी आँच नहीं आने दूंगा मैं। अशमान की पकड़ इसके गिर्द मजबूत हुई जिसे कि कोई इसे छीन कर ले जाएगा। अब हम क्या करेंगे मान, कैसे रोकेंगे इसे? आन ने सहम कर पूछा। दिल ऐसा कर लग रहा था जिसे किसी भी बल खौफ से बंद हो जाएगा। फिलहाल तुम लाहौर जा रही हो आन, तुम्हारी मरी ले जाकर ये तो समझ गया कि मैं कि इस लीजा की पहुँच बस इस हवेली तक है, इसलिए मैं तुम्हें इस हवेली से दूर भेज दूंगा आन, फिर जब वो मेरी पकड़ में होगा तो हर चीज़ का बदला लूंगा इससे। अशमा ने वहशत से कहा और इसकी पकड़ आन के गिर्द मजबूत हो गई, लेकिन वो खुद नहीं जानता था कि वो कितनी बड़ी गलती पर था। दुश्मन तो इसके बहुत करीब था लेकिन वो इससे अनजान था। कनीज़ अम्मी के कमरे में मौजूद इनके कपड़े इस्त्री कर रही थी। अम्मी ने इसे कहा था कि इनके सारे कपड़े वो शाम तक इस्त्री कर दे और ध्यान से इनके कमरे में रहते हुए वही काम करे। कनीज़ हैरान थी कि कनीज़ अम्मी ने इतनी सख्ती से कभी कोई काम नहीं करता, लेकिन फिर भी वो पूरी तवज्जो से अपने काम कर रही थी। जब अचानक दरवाज़ा खुला और फ़रीम बेगम कमरे में आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? फ़रीम के बेगम के सवाल पर कनीज़ कपड़े छोड़कर जल्दी से सीधी होकर खड़ी हो गई। अम्मी के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। अम्मी ने कहा था कि शाम तक सारे कपड़े इस्त्री कर दो। कनीज़ ने बहुत अकीदत से जवाब दिया, अच्छा छोड़ो ये सब बाद में होता रहेगा, फिलहाल नीचे चलो, मंगनी है आज, घर में बहुत सारा काम है। फरीन के हुक्म ने कनीज़ को बेचैन किया। इसे सुल्तान का हुक्म याद है कि वो अम्मी के अलावा किसी का काम नहीं करेगी, लेकिन ये तो साईं जी की माँ है ना, इनका हुक्म ना मानो तो ज़्यादा गुस्सा आएगा साईं जी को। कनीज़ ने इज़्तिराब के आलम में सोचा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया लड़की मैंने क्या कहा है, चलो नीचे। कनीज़ ने हाँ में सर हिलाया और नीचे आकर बाकी मुलाज़िमों का हाथ बटाने लगी जो तरह तरह के खाने मेज़ पर सजाने में मसरूफ़ थी। मिठाइयाँ कहाँ हैं भाई, मिठाई लाओ। फरीन बेगम की आवाज़ पे एक मुलाज़िमा ने मिठाई की बड़ी सी प्लेट कनीज़ को पकड़ा दिया और उसने खुद पकड़ ली। आओ मेरे साथ। कनीज़ ने हाँ में सर हिलाया, मिठाई की प्लेट लाकर वहाँ मौजूद मेज़ पर रख दी। लो भाई आ गई मिठाई भी। सुल्तान चलो अंगूठी पहनाओ अब। सुल्तान ने नाम पर कनीज़ ने अपना सर उठाकर देखा तो एक वक्त दिल पर हज़ारों बिजलियाँ गिरी। वो सुल्तान कोई नहीं, इसका शौहर सुल्तान मलिक ही था जो गुलाबी सूट में सजी अनाबिया के बगल में बैठा था। सुल्तान ने एक नगा सांस रोककर वहाँ खड़ी कनीज़ को देखा और फिर अपना सर झुकाते हुए अनाबिया का हाथ पकड़कर इसमें अंगूठी पहना दी। इसके ऐसे करते ही सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे, लेकिन कनीज़ का दिल कर रहा था कि वो चीख कर पूछे यहाँ क्या हो रहा है, क्यों उसके शौहर का हाथ किसी और औरत के हाथ में है। वो ऐसा करती भी, लेकिन फिर इसे अपनी औकात याद आई। वो कौन होती है किसी से कुछ पूछने वाली, वो तो बस करनी सी अपने शौहर के मुताबिक। एक मिनट मुलाजमा भला इसकी कोई बात को अहमियत देता। अपनी बेबसी और करनी जल्दी से वहाँ से चली गई। मबी के कमरे में वापस आकर फर्श पर बैठे हुए फूट फूट कर रो दी। दिल था कि इस मंजर पर नुहा करना था। भला कोई भी बीवी कैसे अपने शौहर का हाथ किसी के हाथ में बर्दाश्त कर सकती थी। कनीज़ के एहसास हुए कि इसके सामने कोई खड़ा, तो कनीज़ ने घुटनों में सर निकालकर सुल्तान को देखा जो इसी तरफ से देख रहा था। फिर सुल्तान ने इसे कंधों से पकड़कर खड़ा किया और उसके आंसू पोंछे। आप अनाबिया शिवाजी से शादी कर रहे हैं साई? कनीज़ के इस कदर करब से पूछने पर सुल्तान का दिल किया कि अपने 1000 टुकड़े कर दे, लेकिन फिर भी इसने सबसे आंखें मूंदते हुए इस बात में सर हिलाया, शादी भी कर लेंगे इनसे। अब की बार कनीज़ की आवाज़ में पहले से भी ज़्यादा कर्ब था।
सुल्तान फिर से हाँ में सर हिलाया और कनीज़ को लगा किसी की जान निकाल ली हो। वो फ़ौरन सुल्तान से दूर रोते हुए अपने हाथ इसके सामने जोड़ दिए। आपको अल्लाह का वास्ता साईं, आप इनसे शादी ना करें, मैं आपके काबिल बन जाऊँगी, आप जो कहेंगे करूँगी, सारी ज़िंदगी आपके कदमों में गुजारूँगी, अनाबिया बाजी की तरह पढ़ूँगी, बस आप इनसे शादी ना करें। कनीज़ की बात पे सुल्तान का दिल क्या ज़मीन पर वो इसमें समा जाए। मम्मा मुझे पता है साईं कि आदमी चाहे शादियाँ कर सकता है। बाजी ने बताया था, हमारे सरदार जी ने भी 2 शादियाँ की थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप एक और शादी कर लें। बस मेरी ये बात मान लें साईं, कहीं कभी कुछ नहीं पाऊँगी। कनीज़ ने रोते हुए कहा। वो सुल्तान के पैरों में बैठकर इसके पैर को पकड़ चुकी थी। मैं सारी ज़िंदगी आपकी कनीज़ बनकर रहूँगी साईं, दूसरी शादी मत करें आप, आपको अल्लाह का वास्ता। कनीज़ ने फुट-फुट कर रोते हुए कहा तो सुल्तान की बस हुई। वो खुद भी कनीज़ के साथ ज़मीन पर बैठ गया और उसके हाथ अपने हाथों में थाम लिया। बस कर दो कनीज़, से मुझे मेरी नज़र में मज़ीद इतना मत गिराओ कि कभी भी एहसास नदामत से उठ ना पाऊँ मैं। सुल्तान ने आँखें मूंद कर कहा, जबकि 2 आँसू इसके पलकों पे आकर ठहरे थे। कनीज़ तो बस किताब रोने में मसरूफ़ थी। बस ये समझो कि तुम्हारा सुल्तान मजबूर है। कनीज़ इतना मजबूर कि अपनी कनीज़ को जान से ज़्यादा चाहने पर भी इसे अपनी मलकानी बना सकता। सुल्तान ने भी बस इसे कहा तो कनीज़ मज़े से ससक कर रो दी। वो सब बर्दाश्त कर गई थी, इसका खुद को अपनी मुलाज़मा बताना, राजदा का इससे जानवर की तरह काम करवाना सब, लेकिन ये इसकी बर्दाश्त से बाहर था। बस मुझे माफ़ कर देना कनीज़, मैं तुम्हें अपने दिल के अलावा कहीं भी अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत का मुकाम नहीं दे पाया। उम्मीद करता हूँ खुदा रोज़े क़यामत मुझे इसकी सख्त से सज़ा दे, जहन्नुम से भी ज़्यादा दर्दनाक सज़ा। इतना कहकर सुल्तान अपना आंसू पोंछता वहाँ से उठकर चला गया, लेकिन कनीज़ वहीं फ़र्श पे बैठी रोती रही। आज जो घाव इसके सुल्तान ने इसे दिया था, वो इस कनीज़ को मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख दिया था। अशमन आन को लाहौर छोड़कर आ चुका था, लेकिन सारा ध्यान अभी भी इसी पर था। वो इसे खुद से दूर रहकर महफूज़ तो कर गया था, लेकिन अपना दिल भी इसी के पास छोड़ आया था। वो जिससे एक पल की दूरी अशमान मिल को गवारा नहीं थी, आज मजबूरी में इसे खुद से इतना दूर भेजना पड़ा और ये अशमान के लिए सबसे बड़ी सज़ा थी। मलिक से अपने ख़ास आदमी की आवाज़ से अशमान ने सर उठाकर इसे देखा। आपसे मिलने कोई आया है। इस आदमी की झिझक पर अशमान काफ़ी हैरान हुआ। इससे इसके डेरे में अक्सर कोई ना कोई मिलने आता था, तो फिर इसकी घबराहट की वजह कौन है? अशमा ने सामने मौजूद कागजात पर ध्यान देते हुए पूछा। आज़म चौधरी। इस नाम पर अशमान की आंखों में वहशत और से अंगारा होती आंखें उठाकर अपने आदमी को देखा। इसकी इतनी जुर्रत! गुस्से से कहते अशमान अपनी जगह से उठा और डेरे से बाहर आया, जहाँ आज़म अपनी गाड़ी के पास शान से खड़ा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुल्कों के डेरे पर कदम रखो आज़म चौधरी। अगर चाहते हो तुम हाथ पैर सलामत रहे तो दफ़ा हो जाए यहाँ से, वरना खुद चल के जाने के काबिल नहीं रहोगे। इसकी बात पर आज़म के माथे पर बल आया। वो अपनी गाड़ी से दूर होकर अशमान के पास आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। तुमसे बात करनी है मुझे अशमान, लेकिन मुझे नहीं करनी। अशमान ने आज़म का हाथ झटक कर कहा तो आज़म ने गहरा सांस लेकर अपने गुस्से पर काबू किया। इसके सामने मौजूद वो आदमी इसे अभी भी अपना नादान छोटा भाई लगा था। बस एक बार मेरी बात सुन लो अशमान, इसके बाद मैं खुद यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन बस एक बार जोश की बजाय होश से काम लेकर मेरी बात सुनो। अशमान ने इसकी बात पे कुछ देर सोचा। चेहरे के ज़ाविये बताए थे कि वो इस शख्स पे भरोसा नहीं करता, लेकिन फिर कुछ सोचकर अशमान ने हाँ में सर हिलाया और उसे पीछे आने का इशारा करता अपने कमरे में चला गया। आज़म के सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गया तो अशमान ने सरद मेहरी से इसकी जानिब देखा। जो कहना जल्दी कहो, ज़्यादा देर तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। अशमान की बात पर आज़म ने सरद आ भरी। तुम्हारा ये जोश और जज्बात से काम लेना अशमान हमें पहले भी नुकसान में डाल किया था और आज भी डाल रहा है, लेकिन तुम्हारी तरह होश से काम मैंने भी नहीं लिया था, इसलिए तो इतने सालों ये बात सोच न सका। साफ साफ कहो क्या कहना है। अशमान ने अपने सामने पड़े पेपर्स को देखते हुए कहा। मामू ने बाबा को नहीं मारा अशमान, नहीं बाबा ने मामू को मारा, बल्कि हमें वो दिखाया गया जो वहाँ हुआ ही नहीं था। अशमान 12 साल पहले का हर वाक़या याद करके अपनी मुट्ठी भींच गया। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँगा? क्योंकि जब मैंने तुम्हें बताने जा रहा था, मुझे उम्मीद है कि तुम भी इस बारे में सोचने पर मजबूर ज़रूर हो जाओगे। बस एक बार मेरी बात को जोश की बजाय होश से सुनना। कुछ देर बाद सोचकर अशमान ने इस बात में सर हिलाया तो अज़म ने इसे हर वो बात बता दी जो लीजा ने इससे बताई थी, और इन दलाल को सुनकर अशमान भी गहरी सोच में डूब चुका था। हम दोनों ने ही तब एक गलती की थी। अशमान इस बारे में सोचने के बजाय जिस बात के भंवर में बह गए, शायद इसलिए हम दोनों ने ये बात सोच नहीं पाई, लेकिन किसी एक ही रात में ये बात सोच ली। आखिर बात कहते हुए अज़म के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई थी। अज़म ने एक नज़र अशमान को देखा जो गहरी सोच में डूबा वहाँ बैठा था। देखो अशमान, मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझ पे यकीन करो, बस इतना चाहता हूँ कि तुम इस बारे में सोचो ताकि हम दोनों इस बेजा नफ़रत से बाहर आ सके जो सालों से हमें निगल रही है। इस बात पर अशमान ने नज़र उठाकर अज़म को देखा। वो चाहकर भी अज़म को धुतकार नहीं सकता, क्योंकि जो दलाल अज़म ने दिए थे वो बेजान नहीं थे। अपने पप्पा को तो वो भी जानता था, वो इंतहाई अमन पसंद आदमी थे और उसकी पप्पो को जान से ज़्यादा चाहते थे, फिर वो ऐसा कैसे कर सकते थे? लेकिन फिर वो मुलाज़माएँ और उनकी बातें, अशमान बहुत गहरी कश में मुब्तला हो चुका था। अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है तो ये सब किसने किया? अशमान ने सराब के आलम में पूछा।
ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि दुश्मन जो कोई भी था तुम्हारे या मेरे बहुत करीब था, और शायद आज भी है। आयुष्मान की इस बात पर मजीद बेचैन हुआ। आज़म ने गहरा सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। मुझे उम्मीद है आयुष्मान कि इस मरतबा तुम अक्लमंदी से काम लोगे, ना कि जज्बात से। इतना कहकर आज़म वहाँ से चला गया, लेकिन आयुष्मान को मुकम्मल तौर पर इसरार में डाल चुका था। आयुष्मान मलिक अपने किए हर फैसले और अपने बोले गए हर लफ्ज़ पर नजरदारी करने पर मजबूर हो चुका था। आज सुल्तान और रबीया की बाइयों की रस्म थी। सब लोग खुशियों में मसरूफ़ थे और कनीज़ सना कमरे में घुटनों चेहरा छिपाए रो रही थी। इसे सुल्तान और रबीया की शादी के बारे में खबर हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके थे, और ये सारा वक्त कनीज़ ने अम्मी से छिप कर कितने आंसू बहाते ये वही जानती थी। अपनी हर नमाज के बाद इसने रब से बस यही दुआ मांगी कि सुल्तान बस इसका रहे, इसकी मोहब्बत बस इससे मिले, लेकिन शायद इसकी दुआ भी कबूल नहीं हो रही थी। इसलिए इसका सुल्तान इसके हाथों से रेत की तरह फिसल कर अनाबे की गोद में गिरता जा रहा था। इस दिन के बाद कनीज़ का सामना भी इससे नहीं हुआ था। शायद वो कनीज़ से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, लेकिन इस मासूम को यही लग रहा था कि अब वो अपने सुल्तान को अच्छी नहीं लगती, या इससे कोई ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से सुल्तान इससे दूर होकर अनाबिया का हो रहा है। ये बात अपने मासूम जहन में बिठाती कनीज़ अपने आंसू पोंछ कर उठी और सर पे दुपट्टा लेते हुए कमरे से बाहर निकल आई। सुल्तान के कमरे के बाहर आकर उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। आज और सुल्तान के साथ मेरी सी आवाज़ पर वो दरवाज़ा खुलकर कमरे में आ गई, दाखिल हो गई। सुल्तान जो अपनी माँ की आगोश के लिए सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनकर खड़ा था, कनीज़ को देखकर इसका हर जख्म फिर से हरा हो गया। कनीज़ ने एक नज़र इसे सर से लेकर पैर तक देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती इसके पास आई। सच्चाई कनीज़ के पुकारने पर सुल्तान अपना सर झुका गया। इसका दिल किया इस लड़की के पैरों में गिर जाए और इससे की जाने वाली ज़्यादती पर सारी ज़िंदगी इससे माफ़ी मांगता रहे। आपसे कुछ पूछ लूँ? कनीज़ की रोंदी आवाज़ से इसे आदमी का दिल चीर के रख दिया। पूछो, सुल्तान ने अपने बिखरे जज्बात पर काबू पाते हुए कहा। मुझसे क्या गलती हुई आप बता दें, कसम से वो मैं गलती फिर नहीं करूँगी। कनीज़ की बात पर सुल्तान को मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख दिया था। सुल्तान ने हाथ बढ़ाकर इसे अपने करीब करते अपनी आंखों से लेकर अपना चेहरा इसकी गर्दन पे छुपा लिया और कब से गले में अटके आंसू को बहने की इजाज़त दे दी। मम्मा, मुझे पता है मैं बुरी हूँ, इसलिए आप दूसरी शादी कर रहे हैं ना। मुझे बता दें मैंने क्या किया, चाहे तो 2 थप्पड़ लगा ले, लेकिन बस अनाबिया बाजी से शादी ना करे। कनीज़ ने इसके मजबूत वजूद में सिमट कर रोते हुए कहा तो सुल्तान के आंसू मज़ीद रवानी से बहने लगे। इसका दिल किया इस नाजुक सी लड़की को अपने दिए हर गाँव से बचाकर खुद में छिपा ले। एक बात याद रखना कनीज़, तुम बुरी नहीं हो, ना ही तुमने कुछ किया है। अगर कसूर है तो तुम्हारी किस्मत का, जिसने तुम्हें इतने कमज़ोर आदमी के साथ जोड़ा है। सुल्तान ने उसकी कमर से लाते हुए कहा जो रो रो कर हलकान हो रही थी। जानती हूँ अगर तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ने की बात आती तो मैं बाखुशी लड़ जाता, लेकिन एक जानिब तुम हो कनीज़ मेरी मोहब्बत, चाहा तो मेरा जुनून, तो दूसरी जानिब मेरी माँ है, वो जो मुझे इस दुनिया में लाई है, वो जिसके कदमों तले मेरी जन्नत है। सुल्तान ने इसकी गर्दन से चेहरा निकाले बगैर नम आवाज़ में कहा, मैं इनसे नहीं लड़ सकता कनीज़। सुल्तान ने मजबूती से कनीज़ को खुद में समाते हुए कहा, आप इनसे रोकर कहे ना कि मैं आपकी बीवी हूँ। वो मान जाएंगी। जब मैं अपनी अम्मा से रोकर कुछ भी मांगती हूँ तो मेरी अम्मा ज़रूर दे देती हैं। कनीज़ की मासूम बात पर सुल्तान को अपने अंदर सब कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। मेरे बचपन से इनकी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी अनाबिया से हो। अगर मैंने इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं की तो वो टूट जाएंगी। कनीज़ अपनी बहन को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, जिनसे इनकी बेटी 10 साल की उम्र में अमानत के तौर पर ले ली थी। सुल्तान ने इसे समझाना चाहा, अपनी मजबूरी से आगाह करना चाहा। मैं अपनी माँ का सर शर्मिंदगी से झुकते हुए नहीं देख सकता। इस बात पर कनीज़ सुल्तान से दूर हुआ और नम आँखों से इसे देखा। फासने दोस्त को नहीं कहते ना, मंगेतर को कहते हैं ना। कनीज़ के सवाल पर सुल्तान का सर शर्म से झुक गया। इसने हाँ में सर हिलाया, जबकि इसका जवाब कनीज़ को मुकम्मल तौर पर तोड़ गया था। आपने फिर से मुझसे झूठ बोला, मेरे अनपढ़ होने का क्या फ़ायदा उठाया साईं? इसकी आवाज़ में मौजूद दुख देख कर मैं महसूस करता सुल्तान का दिल किया कि अपनी जान ले ले। अल्लाह किसी को किसी भी मुश्किल में डाले, लेकिन कभी इतना बेबस ना करे कि लोग इसकी बेबसी का फ़ायदा उठाने लगे, क्योंकि जब इसे ये पता लगता है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है साईं, बहुत। कनीज़ ने अपने सीने पे हाथ रखकर रोते हुए कहा। सुल्तान ने आगे होकर इसे अपने बाहों में लेना चाहा, लेकिन कनीज़ फ़ौरन इससे दूर हो गई। आप अपनी अम्मी की बात मान लें साईं, वो आपकी माँ है, हक है आपका इनका। मेरा क्या है, कनीज़ का कोई हक नहीं होता, किसी पर हक नहीं होता। कनीज़ ने रोते हुए कहा था। सुल्तान करब से अपनी आंखें मूंद गया। आपको शादी मुबारक साईं। इतना कहकर कनीज़ मुड़कर रोते हुए वहाँ से चली गई, लेकिन जाने से पहले सुल्तान को मुकम्मल तौर पर बिखेर गई। सुल्तान ने अपना हाथ ड्रेसिंग के शीशे पे इतनी ज़ोर से मारा कि शीशा टूटकर चिकनाचूर होते हुए इसके हाथ को ज़ख्मी कर गया। खून पानी की तरह बह रहा था, लेकिन सुल्तान को इसका कोई एहसास ही नहीं था। दिल में तो करब का तलातुम बरपा था, तो फिर जिस्म के तकलीफ से कहाँ महसूस होती। अभी तो कोई इसकी बोटी बोटी नोच लेता तो इसे वो भी महसूस ना होता। अशमान हवेली वापस आते ही सीधा अम्मा बी के कमरे में गया। अशमान के चेहरे पर वो परेशानी देखकर अम्मा बी भी परेशान हो गई। क्या बात है अशमान, सब ठीक तो है ना? आन तो ठीक है ना? अम्मा बी को सबसे पहले अपनी पोती का ख्याल आया, जिसे अशमान न जाने क्यों इतनी दूर छोड़ आया था। वो ठीक है अम्मा बी, इस वक्त मेरी परेशान आन नहीं बल्कि कुछ और है। अशमान की बात पे अम्मा बी ने इस तरह से इसकी जानिब देखा
था। क्या हो गया शमान? अज़म मुझसे मिलने आया था। अज़म के ज़िक्र पे अम्मा भी का दिल बहुत बेचैन हुआ। अपनी बेटी की इकलौती निशानी से वो आज भी खुद को नज़रें मिलाने के काबिल नहीं समझती। क्या कहा इसने? अशमा ने एक गहरा सांस लिया और सारी बात जो अज़म ने इसे बताई थी वो अम्मा बी को बता दी, जिसे जानकर अम्मा बी भी काफ़ी परेशान हो चुकी थी। वैसे तो मैं ये बात अम्मी को भी बताना चाहता था, लेकिन वो सुल्तान की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं इन्हें दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ। इसकी बात का मतलब समझती हूँ। अम्मा बी ने इस बात में सर हिलाया। अब तुम क्या करने का इरादा रखते हो? अशमा ने कुछ देर इस पर सवाल पर गौर किया। आपको वो दोनों मुलाजमा याद है जिन्होंने आकर बाबा से ये कहा था कि पुप्पा ने पुप्पो को मारा है? अम्मा बी ने फ़ौरन इस बात पे सर हिलाया। जैसे अज़म कह रहा है, अगर वो सच है ही है तो ज़रूर इन मुलाज़िम ने झूठ बोला था, और वो झूठ उन्होंने किसी के कहने पर बोला था। मैं इनका पता लगाकर इनसे मिलूंगा और इनसे सच बुलाऊंगा, फिर सारा सच साफ ज़ाहिर हो जाएगा। अम्मा भी ने इस बात में सर हिलाया, क्योंकि इस वक्त में अमली का मुजाहरा यही था। इसका मतलब तुम्हें अज़म के बात पर यकीन है? शमान ने अपनी मिठियाँ बुझकर कुछ देर इस सवाल के बारे में पूछा। जो दलाल इसने दी है इन्हें धुतकारा नहीं जा सकता। एक बार वो मुलाज़िम असली गुनाहगार का पता बता दें, फिर देखेंगे मेरे यकीन का क्या होता है। अम्मा भी ने अरिशमान के हाथ पर अपना हाथ रखा, जो गहरी सोच में डूबे कह रहा था, मैं दुआ करूँगी कि तुम्हें कामयाबी हासिल हो। बेशक मेरा रब सच को बातिल पर फतह पा देने वाला है। अशमान ने हाँ में सर हिलाया तो अम्मा भी मुस्कुरा दी। फिलहाल ये बात हम दोनों के दरमियान की रहे तो बेहतर है। सच साबित हो जाने पर हम फरीन और सुल्तान को भी इस बात से आगाह कर देंगे। जी अम्मा भी, यही बेहतर है। अशमान ने संजीदगी से कहा, लेकिन वो दोनों यही नहीं जानते थे कि कोई दरवाजे के बाहर खड़ा इनकी हर एक बात सुन चुका था। 2 दिन तरह तरह के फंक्शन करने के बाद आज सुल्तान और रबिया की शादी का दिन भी आ पहुंचा था। कनीज़ अम्मा भी के पास संजीदगी से बैठे इनकी पैर दबा रही थी। जितना रोना था इतने से रात ही रो लिया था। अब वो आंसू नहीं बहाती थी, बस एक बेजान गुड़िया की तरह थी, जिसे कोई भी कुछ कहता वो कर देती। कनीज़ बेटा, अम्मा भी के पुकारने पे कनीज़ ने सर उठाकर इन्हें देखा। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, देखो कितनी कमज़ोर सी हो गई हो तुम। अम्मा भी की बात पर एक साया सा कनीज़ के चेहरे पर आया। जब जिंदा रहने का दिल भी ना करे तो कमज़ोरी सेहत से ज़्यादा अच्छी लगने लगती है अम्मा भी। कनीज़ ने दिल में सोचा, लेकिन इनसे ये बात कह नहीं पाई। बस मैं ठीक हूँ कहकर इनके पैर दबाने लगी। अम्मा भी ने कुछ और कहने के लिए अपने होठ खोले, लेकिन तभी फरीद ने कमरे में आ गई। अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुई अम्मा भी? तो लड़कियां तो दुल्हन को भी तैयार कर रही हैं। फरीन बेगम ने अपनी सफ़ेद रंग की साड़ी का पल्लू संभालते हुए कहा। सुल्तान कहाँ है? वो तैयार हो गया? सुल्तान के जिक्र पे कनीज़ का दिल एक बार फिर से खून के आंसू रोने लगा, लेकिन आंखों में एक आंसू भी नहीं आया। नहीं, वो कल रात इसके हाथ पे ज़रा सी चोट डर लग गई थी, तो अशमा ने इसे हॉस्पिटल लेकर गया था। चेक करवाने पास कुछ ही देर में आते होंगे दोनों। अम्मा भी ने हाँ में सर हिलाया। जबकि सुल्तान की चोट के बारे में जानकर कनीज़ पूरी तरह से बेचैन हो गई थी। तभी एक मुलाजिम इजाज़त लेकर अंदर आया। आपने गजरे मंगवाए थे बीबी जी? फरीन बेगम ने हाँ में सर हिलाकर इसके हाथ से गजरों का शॉपर लिया और कनीज़ की जानिब बढ़ाया। जाओ अनाबिया को दे आओ, ये अपने कमरे में तैयार हो रही है। वो अन्ना इनकी बात पर कनीज़ का दिल बहुत बुरी तरह से बेचैन हुआ था। कनीज़ मेरी मुलाज़िम है फरीन, तुम इसे अपना काम मत बोलो। कनीज़ बेटा तुम मेरे कपड़े निकालो, अम्मा बी ने नरमी से कनीज़ से कहा। किया तो फरीन बेगम ने दांत कुचकाए। कुछ नहीं हो जाएगा इसे थोड़ा सा काम करने पर, और आपकी बहू है यहाँ आपके कपड़े निकाल देगी। जाओ लड़की, फरीन बेगम ने हुक्म दिया तो कनीज़ ने ना चाहते हुए भी वो शॉपर हाथ में पकड़ा, नबी के कमरे की जानिब चल दी। कमरे में दाखिल होते इसकी नज़र नबी पर पड़ी, जो लाल लहंगे में मलबूस थी, और 3-4 लड़कियां इसे सजाने में मसरूफ़ थीं। अनाबिया के इस सजे रूप को कनीज़ ने मुर्दा आंखों से देखा। आज इस लड़की ने सुल्तान का हो जाना था, फिर क्या वो सुल्तान के पास इसके कमरे में रहा करेगी? क्या सुल्तान इससे वैसी मोहब्बत जताएगा जैसे इसने कनीज़ को जताई थी? कि अनाबिया से मोहब्बत करने के बाद सुल्तान इसे छोड़ देगा? अगर ऐसा हुआ तो कनीज़ कहाँ जाएगी? इनके माशरे में तो शौहर के घर से औरत का जनाजा उठता है। अगर कनीज़ जिंदा वहाँ वापस आ गई तो इसके बाबा की इज्जत का क्या होगा? ये सब सवाल इस कदर दर्दनाक थे कि इस मासूम लड़की ने अपने मरने की दुआ की थी। वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ अंदर आ जाओ। अनाबिया की आवाज़ पे कनीज़ हकीकत की दुनिया में वापस आई और अनाबिया के पास आकर इसने गजरे इसके सामने किए। बेगम साहिबा तुमने भेजे हैं ये गजरे, तो देख क्या रही हो, पहनाओ मुझे। अनाबिया ने रोब से कहा तो कनीज़ ने इसे ऐसे देखा जैसे गलत सुना हो, लेकिन फिर इस सब में अनाबिया का क्या कसूर था? इसके शौहर ने पहले दिन ही इसकी हैसियत एक मुलाजमा की रखी थी। कनीज़ ने इसके सामने घुटने के पर बैठ कर उसके हाथ थाम कर इनमें गजरे पहनाने लगी। कैसी किस्मत थी इसकी, अपनी सौतन को सजाने का काम भी इसने ही करना था। कनीज़ गजरे पहनाकर उठने लगी तो अनाबिया ने पायलों का जोड़ा इसके सामने किया। ये भी पहनाओ। इतना कहकर अनाबिया ने अपने पैर इसके सामने किए तो ना चाहते हुए वह 2 आंसू कनीज़ की आंखों से टूटकर फर्श पे गिरे। कनीज़ वो पायलें इसके पैरों में पहनाने लगी। माशाअल्लाह अनाबिया कितनी प्यारी लग रही हो ना, तुम कल सुल्तान की मलका लग रही हो।
तुम बिल्कुल सुल्तान की मलका लग रही हो। अनाबिया की बड़ी बहन फारिया ने इसकी तारीफ करते हुए कहा तो कनीज की आंखें रवानी से बहने लगी। आप भी अशमान भाई की मलका बनती, अगर वो आन ना होती तो, पर क्या कर सकते हैं। अनाबिया ने मुंह बनाकर कहा और अपने कदमों पर बैठी कनीज को देखा। अब क्या नजर लगाओगी मेरे पाँव को, दफा हो जाओ यहाँ से। अनाबिया के ऐसे कहते कनीज उठकर वहां से भागकर बाहर आकर फूट फूट कर रोती। ये सब इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। भला कोई भी बीवी अपनी आंखों से अपने शौहर को किसी और का होते हुए कैसे देख सकती थी। कनीज के लिए ये सब नामुमकिन था, लेकिन ये इसकी बदकिस्मती कि इसे सब कुछ भी फिर भी बर्दाश्त करना था। अचानक ही कनीज का सर बुरी तरह से चकराया तो कनीज बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। इस नाजुक सी जान की गम सहने की हिम्मत शायद खत्म हो चुकी थी। क्या वो बच्ची को ठीक, डॉक्टर साहब ठीक तो है ना? अम्मा भी ने परेशानी से डॉक्टर से पूछा, जो कनीज का चेकअप करके अभी कमरे से बाहर आई थी। वो खासा परेशान हो गई थी जब मुलाजमा ने आकर इन्हें बताया कि कनीज इन्हें हॉल में बेहोश पड़ी मिली थी। ठीक ही तो रही है वो। ठीक ही तो वो नहीं है। आप लोग इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? एक तो वो बच्ची है बेचारी, इतनी कम उम्र में है, और इस पर ना जाने कब से भूखी है। आपको इस हालत में इसका ख्याल रखना चाहिए था ना। और डॉक्टर ने दोबारा सख्ती से कहा तो अम्मा भी के साथ खड़ी फरीन बेगम ने हैरत से डॉक्टर को देखा। इस हालत में क्या मतलब? वो प्रेग्नेंट है, आपको नहीं पता क्या? डॉक्टर की बात पर सब अम्मा बी के साथ साथ फरीन बेगम भी सख्ती के आलम में आ गए। दवाएं में मैंने लिख दी हैं, प्लीज़ आप इनका ख्याल रखें, वरना इनके और इनके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। डॉक्टर ने एक पर्ची अम्मा बी को पकड़ा कर कहा और वहाँ से चली गई, जबकि अम्मा बी भी सख्ते के आलम में वहाँ बैठी थी। ये कैसी मुलाजमा रखी है आपने अम्मा बी? अल्लाह माफ़ करे, हमारे घर में रहते हुए इतनी घटिया काम। चेहरे से देखो कैसी मासूमियत टपकती, और काम देखो इसके। फरीन बेगम ने नफरत से अम्मा बी के कमरे की जानिब देखते हुए कहा, जहाँ कानिस बेहोश पड़ी थी। ऐसा गंद एक पल के लिए भी मैं अपने कमरे में ना रहने दूँ। मैं अभी इसी वक्त निकाल दो इसे यहाँ से। इतना कहकर फरीन बेगम कमरे की जानिब चल पड़ी। फरहीन अम्मा भी बेजान होती हुई टांगों के साथ फरीन के पीछे गई, लेकिन तब तक फरीन कनीज को बालों से पकड़कर बेड से उठाते फर्श पर पटक चुकी थी। तकलीफ महसूस करके कनीज हड़बड़ाकर उठ बैठी और चकराते सर के साथ फरीन बेगम को देखा। घटिया का लड़की, तुझे ऐसे नापाक काम करने के लिए हमारा ही काम मिला था, घर मिला था। अपने माँ बाप के हाँ करती ना ये घटिया काम। फरीन बेगम ने कनीज को बालों से पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पे मारा तो कनीज सहम कर इन्हें देखने लगी। वो समझ नहीं पाई थी कि इसने क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया, कनीज ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, और अम्मा भी फरीन को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन बूढ़ी हड्डियों में इतना दम कहाँ था। कुछ नहीं किया। वह मुंह काला करके भी कहती है कुछ नहीं किया। बता कौन था तेरे साथ जो हमारी इस पाकीज़ा हवेली में गुनाह करता रहा, ताकि तेरे साथ इसे भी निकालूं यहाँ से। फरीन ने गुस्से से कनीज को फर्श पे फेंका तो वो रोते हुए अम्मा बी के पास चली गई, उनके पैर पकड़ कर रोने लगी। अम्मा बी, मैंने कुछ नहीं किया। अम्मा बी ने नम होती आंखों से लड़की को देखा जो शायद अपना गुनाह भी नहीं जानती थी। कुछ नहीं किया तो किसका है ये बच्चा जो तेरे पेट में पल रहा है? बहा बता किसका गुनाह है ये? फरीन बेगम ने गुस्से से इसकी जानिब देखते पूछा तो कनीज सहम कर अम्मा बी की टांगों से चिपक गई। फरीन बस, अम्मा बी ने सख्ती से कहा और अपने पैरों पर फूट फूट कर रोती कनीज के सर पर हाथ रखा। बताओ कनीज किसका बच्चा है ये? कनीज इनका सवाल समझ नहीं पाई थी, फिर भी इसके जहन में बस सुल्तान का ख्याल है तो वो सुल्तान की थी। इससे मुंसलिक हर चीज़ भी इसी की होनी चाहिए। साईं जी का। ये बात सुनकर अम्मा भी सख्ते के आलम में चली गई। बेसख्ता इनके होठों से सुल्तान का नाम निकला, जबकि सुल्तान के जिक्र ने फरीन बेगम को पागल कर दिया। वो कनीज के पास आई, उसे बालों से पकड़कर बुरी तरह से मारने लगी। नीच बदकार लड़की, अपने गुनाह का इल्जाम मेरे बेटे के सर पर डाल रही है, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फरीन बेगम बुरी तरह से इस मासूम को मार रही थी, और अम्मा भी में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि इन्हें रोकती। अब एक पल के नहीं रहेगी, अब एक पल नहीं रहेगी तो यहाँ, एक तो मैं तुझे नहीं रहने दूंगी, और हिम्मत कैसी तेरी अपनी घटिया जबान से मेरे बेटे का नाम लेने की, अड्डे बदनाम करने की। फरीन बेगम ने कनीज को बालों से पकड़ा, उसे खींचते हुए बाहर हॉल में ले आई। नहीं नहीं बेगम साहब, मुझे घर से मत निकालें, मैंने कुछ नहीं किया। आप साईं से जी से पूछ ले, मैंने कुछ नहीं किया। कनीज फूट फूट कर रोते हुए कह रही थी, और हॉल में मौजूद लोग हैरत से इस मंजर को देख रहे थे। कुछ नहीं किया, मैं तेरी जान ले लूंगी। घटिया लड़की, मेरे बेटे पर इल्जाम लगाएगी। फरीन बेगम ने दो थप्पड़ कनीज के मुँह पे मारे। फरीन का हाथ तीसरी मरतबा उठा, लेकिन अम्मा बी की रोबदार आवाज़ अपनी जगह रुक गया। ये मेरी मुलाजमा है, इसका फैसला मैं खुद करूंगी। अम्मा बी की बात तो फरीन ने गुस्से से कनीज को देखा, लेकिन फिर इसे छोड़ दिया तो कनीज जमीन पर बैठते हुए फूट फूट कर रो दी। अम्मा बी कनीज के पास आए, उसे कंधों से पकड़ कर खड़ा किया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता। कनीज से बोला भी नहीं जा रहा था, रोने की वजह से बंदी हिचकियाँ हंसता सांस रोक रही थी। निकल जाओ यहाँ से कनीज, चली जाओ, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। अम्मा बी की बात तो कनीज से फटी आंखों से इन्हें देखा। अम्मा बी जैसा कहा है वैसा करो, इससे पहले कि तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दूँ, चली जाओ फौरन। अम्मा बी ने इसे खुद से दूर धकेला तो कनीज हैरत से इन्हें देखने लगी। अशफाक, अम्मा बी के चिल्लाने पर अशफाक बड़बड़ाते हुए वहाँ आया। ले जाओ इस लड़के को यहाँ से, अब एक पल के लिए भी मैं इसे यहाँ बर्दाश्त नहीं करूँगी, ले जाओ। अम्मा बी के हुक्म पर अशफाक ने सख्ते के आलम में खड़ी कनीज का बाजू पकड़ा, उसे वहाँ से ले गया, जबकि वो मासूम सबसे अभी भी बस एक सवाल पूछना चाहती थी कि आखिर इसका गुनाह क्या है।
क्या बात है सुल्तान, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अशमा ने सुल्तान से पूछा, जो खामोशी से इसके पास बैठा था। वो सुल्तान के हाथ की पट्टी करवाने इसके साथ हॉस्पिटल आया था। सुबह जब उसके कमरे में गया था तो इसके हाथ पर सूखा हुआ खून और कांच के टुकड़े देख कर परेशान हो गया था, जबकि सुल्तान तो बैठ के साथ लगाए थे, फर्श पे बैठा था जैसे इस दुनिया की बजाय कहीं और ही था। कुछ नहीं, सुल्तान ने इंतहाई ज़्यादा सदमेरी से कहा, लेकिन अशमान को इत्मीनान नहीं मिला। इसने एक सुनसान जगह गाड़ी रुकी। बाहर निकलो गाड़ी से फ़ौरन, अशमान ने थकीमी अंदाज से कहा और गाड़ी से बाहर निकल गया। कुछ देर के बाद सुल्तान भी गाड़ी से बाहर आया। बताओ मुझे सुल्तान, क्या बात है? अशमान ने बड़े भाई वाले अंदाज से पूछा। तुम क्या कर लोगे? कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सुल्तान की आवाज़ में बहुत बेबसी थी। हो सकता है कुछ कर ना सकूं, लेकिन कम से कम तुम्हें ये बता दूंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अशमान ने सुल्तान के कंधों पर अपना हाथ रखा। बताओ मुझे सुल्तान। अपने भाई का कहा सारा महसूस करके सुल्तान टूट गया। दो आंसू उसके आंसू आँखों से निकले। इसने हर एक बात अशमान को बता दी। मैं नहीं जानता अशमान, मैंने तब ये फैसला क्यों लिया था। मैं जानता था कि मेरा मुकद्दर बस अनाबिया है, लेकिन फिर ना जाने क्यों मैंने इसका हाथ थाम लिया। सुल्तान ने बेबसी की इंतहा पर कहा और शमान बस खामोशी से इसकी बात सुन रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी रग रग में यूँ बच जाएगी। शमान, मैं इसे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे चुका हूँ। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुल्तान ने अपना हाथ अपने माथे पर रखते हुए कहा। एक तरफ अम्मिया जो मेरे इनकार के ख्याल से इस कदर बीमार हो गई थी, और एक तरफ वो अशमान जो बेचारी अपनी नाजुक जान पर गम चुपचाप झेल रही है। सुल्तान ने बेबसी के आलम में कहा, मैं क्या करूँ अशमान, किसी एक को तकलीफ दिए बगैर दूसरे का साथ नहीं निभा सकता। सुल्तान ने अपने बाल नोचते हुए कहा। अशमान संजीदगी से अपने भाई को देखा, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बिखरा हुआ इंसान लग रहा था। घर जाओ, जाकर सब कुछ अम्मी को सच सच बता दो। अशमान की राह पर सुल्तान ने हैरत से इसकी जानिब देखा। जानता हूँ अम्मा के हुकूक सबसे अफजल हैं, लेकिन माँ से ज़्यादा सब्र और हौसला भी किसी और में नहीं होता। इसलिए तो अल्लाह ताला ने माँ की मोहब्बत से अपनी मोहब्बत को तशबीह दी है, क्योंकि माँ कभी ना कभी अपने बच्चे को माफ़ कर ही देती है। अशमान ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए इसे समझाया, इसलिए खुद से और इस लड़की से ज़्यादती करना बंद करो और सुल्तान और मेरे साथ घर चलकर अम्मी को हर बात बता दो। तुम्हारे साथ हो मेरे भाई। अशमान ने इसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। सुल्तान गहरी सोच में डूब गया, फिर इसे सोचकर हाँ में सर हिलाया। ठीक है चलो। अशमान इसकी बात पर मुस्कुरा दिया और दोनों गाड़ी में बैठ गए। हवेली पर वापस पहुंचने पर गहरी खामोशी ने इनका इस्तकबाल किया। सब लोग हॉल में मौजूद थे, लेकिन ऐसी खामोशी थी जैसे कि कोई तूफान आकर गुजर गया हो। सुल्तान ने एक निगाह अशमान को देखा, जिसने हाँ में सर हिलाया, तो सुल्तान फरीन बेगम के पास गया और उनके हाथ थाम लिए। अम्मी। सुल्तान के पुकारने पर फरीन बेगम ने सर उठाकर इसे देखा, फिर इसके सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रो दी। सुल्तान के साथ साथ अशमान भी पल भर में परेशान हुआ। क्या हुआ अम्मी? सुल्तान ने अपने साथ लगाते हुए पूछा। सुल्तान, वो अम्मा बी की वो घटिया मुलाजमा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे बताऊं। कनीज के जिक्र पर सुल्तान का दिल बहुत जोर से धड़का जैसे किसी अनहोनी के लिए खबरदार कर रहा हो। क्या हुआ कनीज को? सुल्तान ने बेचैनी से पूछा। वो बेहोश हो गई थी, हमने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बताया कि वो माँ बनने वाली, एक तो खुद पता नहीं किसके साथ मुँह काला करके कंवारी माँ बनने वाली थी और इल्ज़ाम तुम पर लगाने लगी। सुल्तान को लगा किसी ने इसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया और इसकी मासूम सी बीवी इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, और सुल्तान इसे किस तरफ से गुजरता रहा। कहाँ है वो? सुल्तान का लव्वा लहजा बेताबी से भरपूर था। निकाल दिया हमने इस गलाजत को घर से। सातवें आसमान एक साथ टूटकर सुल्तान पर गिरे। इसने फरीन बेगम को कंधे से पकड़कर बेताबी से देखा। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? कहाँ है मेरी नूरी? सुल्तान के मेरी नूरी कहने पर फरीन बेगम ठटक गई। सुल्तान फरीन बेगम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सुल्तान इनसे दूर हुआ और अम्मा बी के पास आया, जो सोफे पर बैठी एक गैर मरी नुक्ते पे जो देखती जा रही थी। कहाँ है मेरी नूरी? अम्मा बी आपको इसकी जिम्मेदारी दी थी ना, कहाँ है वो? सुल्तान को ऐसा लगा कि रहा था कि इसने एक पल और कनीज को ना देखा तो इसका दिल बंद हो जाएगा। अम्मा बी ने नजर उठा के सुल्तान को देखा। तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो सुल्तान? क्या लगती है वो तुम्हारी? अम्मा बी के सवाल में सुल्तान का हक्का बक्का सा इन्हें देखने लगा। क्या थी इसकी हैसियत? इस घर की मुलाजमा थी, बस वो यही बताया था ना तुमने मुझे कि ये मेरी मेट है। सुल्तान बुत बनात ने आंखों से अपनी बीवी दादी को देख रहा था, जो इंतहाई संजीदगी से ये बातें कर रही थी। वो बस एक घटिया लड़की थी जो हमारी छत के नीचे चलते हुए ना जाने किस किस के साथ बदगुजारती रहे, तो क्यों रखते हम ऐसी घटी लड़की को अपने पास? अम्मा बी की बात शमा ने हैरत से ने देखा। आज तक उन्होंने किसी के लिए इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे, इसलिए निकाल दिया हमने इस घटिया बदकिरदार लड़की को, इसके हराम औलाद को घर से। अम्मा की बात पर सुल्तान ज़मीन पर बैठ गया। इनके हाथ खुद ब खुद सुल्तान के गिर से छूट गए। तुम्हें इसकी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज शादी है, तुम्हारी खुशियाँ मनाओ, भूल जाओ इस घटिया औरत को। इसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है अम्मा भी, ताल्लुक है। अचानक सुल्तान की बात काट कर चिल्लाया तो सब लोग हैरत से देखने लगे। ना तो वो घटिया लड़की है, ना ही इसकी औलाद हराम है, वो मेरी इज्जत है। सुना आपने, बीवी है वो मेरी। आखिर सुल्तान ने इतनी ऊँची चलाया कि पूरी हवेली में इसकी आवाज़ गूंजी, जबकि इसकी बात तो फरीन आना भी और इसके सब घर वाले सकते के आलम में सुल्तान को देखने लगे। वो बच्चा मेरा था, आपके
पोते का, और आपने इसे घर से निकाल दिया। आप तो जानती थी ना वो कितनी मासूम है, आपने कैसे मेरी नूरी को बदकार समझा। सुल्तान ने अपना चेहरा हाथों में छुपाया, फूट फूट कर रोने लगा। कैसे आप सबने मेरी इज्जत पे को घटिया कह के मेरे घर से निकाल दिया, कैसे? सुल्तान ने इस वक्त करब की इंतहा पर था, उसके अल्फाज सबको ही बुत बना गए थे। मैं नहीं जाने दूंगा, इसे ढूंढ लूंगा, इसे मैं। सुल्तान ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ कर कार उठ खड़ा हुआ। मैं इसे वापस यहाँ लाऊंगा, मैं अपनी दूरी को वापस लाऊंगा। सुल्तान मुड़ते हुए लड़खड़ाया तो अर्शमान ने आगे बढ़कर इसे थाम लिया। इस वक्त सुल्तान अपने होश व हवास में नहीं लग रहा था। खुद को संभालो मेरे भाई, अर्शमान ने इसे दिलासा देते हुए कहा। मुझे इसे ढूंढना है शमान, अभी इसी वक्त ढूंढना। शमान ने हाँ में सारे लाओ इसे अपने साथ बाहर गाड़ी में ले गया, जबकि घर में सब अभी भी बुत बने अपनी अपनी जगह पे खड़े थे। शाम तक वो दोनों गाँव का हर कोना, गाँव से बाहर जाने वाला बस स्टॉप, हर जगह ढूंढ चुके थे, लेकिन कनीज को ना मिलना था और ना ही वो मिली। पूरे गांव का चप्पा चप्पा ढूंढने के बाद जब कनीज़ इन्हें नहीं मिली तो सुल्तान को लगने लगा इसकी धड़कनें रुक जाएंगी। इसे बहुत शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर इसने पहले ही दिन हिम्मत करके सच बोला होता तो आज ये सब ना होता। वो मासूम थी, बस अपने सुल्तान का हुक्म मानती, इसकी राह पे चलती रही, लेकिन अब वो मासूम जिस हाल में थी वो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान का कसूर था। हर जगह देख लिया सुल्तान, वो गाँव में नहीं है, यहाँ तक कि मेरे आदमी ने सबके घरों में भी देखा है। शमा ने संजीदगी से अपने भाई के कंधे पर हाथ रख कर कहा, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बिखरा हुआ लग रहा था। सुल्तान, हिम्मत करो मेरे भाई, हम ढूंढ लेंगे इसे। शमान की ये बात कहने पर सुल्तान ने मुर्दा आंखों से इसे देखा। कोई ऐसी जगह जहां वो जा सकती है, क्योंकि हमारे गांव में तो वो नहीं है। शमान ने परेशानी से कहा। तो सुल्तान ने खुद पर काबू पाते हुए इसे देखा। हो सकता है वो मैं अपने गाँव गई हो। हाँ शमान, वो अपने माँ बाप के पास ही गई होगी। अशमान ने इस बात में सर हिलाया, गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ देर के सफ़र के बाद वो कनीज़ के गाँव पहुंच गए थे। कुछ लोगों से पूछने के बाद इन्हें कनीज़ के बाप के घर पता मिला तो अशमान सुल्तान को लेकर वहां चला गया। वहां पहुंचते ही सुल्तान ने बेचैनी से दरवाज़ा खटखटाया तो एक बच्चे ने दरवाज़ा खोला और सवालिया नज़र से सुल्तान को देखा, लेकिन सुल्तान ने इसे नज़रअंदाज करता घर में दाखिल हो गया। कनीज़ सुल्तान की पुकार में बहुत बेचैनी थी। वो यहाँ वहाँ देखता, बस अपनी कनीज़ को तलाश कर जा रहा था। क्या हुआ साई, सब ठीक तो है ना? कनीज़ के बाबा रशीद ने सुल्तान को वहाँ देखा तो परेशानी से इसके पास आया, जबकि कनीज़ की माँ भी बेचैन होकर इनकी जानिब बढ़ी थी। बाबा कनीज़ यहाँ आई है क्या? सुल्तान ने परेशानी से पूछा तो दोनों में अभी अड़े हुए रंगों से एक दूसरे को देखने लगे। नहीं साईं, वो यहाँ कैसे आ सकती है, वो तो आपके पास है ना? कनीज़ की माँ ने बेताबी से पूछा। मामा, मेरी बच्ची कहाँ है साईं? आपने वादा किया था आप इसका ख्याल रखेंगे, रशीद ने रोते हुए कहा। तो सुल्तान का सर शर्मिंदगी से झुक गया। वो मुझसे खो गई बाबा, रूठ कर चली गई है वो मुझसे, सुल्तान ने बेबसी से कहा, जबकि इसकी बात पर छोटे से घर में कयामत बर्पा हो गई। कनीज़ की माँ और बहन फूट फूट कर रोने लगी और उसका बाप ऐसा लग रहा था जैसे अगला सांस भी नहीं ले सकेगा। मेरी बच्ची तो बहुत मासूम है साईं, वो तो अपनी माँ से वादा करके गई थी कि सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत में गुजार देगी, फिर आपने ऐसा क्या खो दिया? कैसे? रशीद ने इतना कहा और ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मैं इसे ढूंढूंगा बाबा, अगर ना ढूंढ पाया तो मैं आपका गुनहगार हूँ, जो दिल में आए सज़ा दीजिएगा। सुल्तान इतना कहकर वहाँ से जाने लगा। इत्तेहाद मलिक ने इसे गाँव बदर कर दिया था। वो हमारे गाँव का असूल है कि जिसे गाँव बदर किया जाता है, अगर वो गाँव वापस आ जाए तो सारी ज़िंदगी से हवेली की गुलामी करनी होगी। रशीद ने अपने आंसू पोंछकर कहा, जबकि कनीज़ की माँ बहन जिसकी अब अभी भी छोटे से घर में गूंज रही थी, अगर वो यहाँ वापस आई भी होगी तो इत्तेहाद मलिक की हवेली पहुँचा दी गई होगी। इस बात पर सुल्तान का दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ। रशीद ने रोते हुए अपने हाथ सुल्तान के सामने जोड़ दिए। एक गरीब की लड़की के हाल पर रहम करें सब साहब, इसको ढूंढने दुनिया से बचा ले। हम गरीबों की सबसे बड़ी दौलत इज्जत ही होती है, इसके बगैर हम जी नहीं पाते। इस शख्स को यूँ रोता देखकर सुल्तान का एहसास नदामत मजीद गहरा हो गया। वो शायद ही ज़िंदगी में खुद को माफ़ कर पाता, लेकिन फ़िलहाल इसे बचाने के बजाय कनीज़ को ढूंढना था। इस घर से निकलकर वो सीधा इत्तेहाद मलिक की हवेली पहुंच गया, जहाँ पहरेदार ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान इन्हें मुक्कों से जड़ता अपने आप छुड़वाकर हवेली में दाखिल हो गया। सीधा इत्तेहाद मलिक के पास गया, जो दलान में बैठा पान चबा रहा था। सुल्तान को देखा इत्तेहाद हैरान हुआ, लेकिन जब सुल्तान ने इसके पास जाकर इसे गिरबान से जिक्र लिया तो इत्तेहाद हक्का बक्का इसे देखने लगा। मेरी कनीज़ कहाँ है, बता मुझे, कहाँ छुपाया कनीज़ को? सुल्तान बोलने से ज़्यादा कराया था। मुझे क्या पता वो कहाँ है, इसे ब्याह कर लेकर गए थे ना तुम यहाँ से। इत्तेहाद के जवाब पर सुल्तान ने ज़ोरदार मुक्का इसके मुँह पर मारा। बता मुझे कहाँ है वो, वरना जान ले लूँगा तेरी। सुल्तान ने इसे बुरी तरह से मारते हुए कहा। इसे बेकाबू होता देखा शमान आगे बढ़ा, इससे रोका। बस सुल्तान, शमान ने सुल्तान को अपनी पकड़ में लेकर रोका, वरना वो शायद इस शख्स की जान ही ले लेता। बताओ इत्तेहाद मलिक, कहाँ है कनीज़? अशमान ने इत्तेहाद से पूछा, जो अपने सूजे हुए चेहरे पर हाथ रखकर करा रहा था। सच कह रहा हूँ, वो यहाँ नहीं आई, चाहे तो हवेली में देख लो। इत्तेहाद मलिक ने शराफत से कहा। जो सच तो ये था कि इसे सुल्तान से बेतहाशा डर लग रहा था। इस बात पर सुल्तान अशमान से दूर और हर जगह कनीज़ को तलाश करने लगा। अगले घंटे में वो हवेली का चप्पा चप्पा छान चुका था, लेकिन इसे तो कनीज़ तो क्या, इसका कोई निशान भी नहीं मिला। आखिरकार वो थका हारा बिखरी हालत में वहाँ वापस आया तो अशमान ने इसे अपने साथ लगा, वहाँ से ले जाने लगा। एक बात
बात कहूँ, सुल्तान मलिक अगर इसे खोना ही था तो मेरे पास ही रहने देता, कसम से अपनी आखिरी सांस तक ना खोता मैं इस नगीने को। अर्शमान ने सुल्तान की गर्द अपनी पकड़ मजबूत की ताकि वो कहीं से फिर से ना मारने लगे, लेकिन सुल्तान इस वक्त इस हारे हुए शख्स की मानता जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, और ऐसे शख्स को भला क्या कहता, अपना दुश्मन वो खुद ही तो था। पूरी रात कनीज को हर जगह ढूंढने के बाद अर्शमान ज़बरदस्ती सुल्तान को हवेली वापस लेकर आया, वरना वो तो जोगियों की तरह जगह जगह फिरना चाहता था। जब हवेली आकर भी सुल्तान ना समझा तो वो मजबूरन अर्शमान को डॉक्टर को बुलाना पड़ा, जिसने इसे सुकून आवाज़ इंजेक्शन दे दिया, जिसके बाद सुल्तान गहरी नींद में सो गया। लेकिन इसका ये कौन सुकून बहुत आर्जी था, क्योंकि अपना सुकून करवाने वाला वो खुद ही तो था। अज़म गुलाम की पुकार पर अपनी हवेली के सहन में दरख्त के पीछे बैठे अज़म ने सर उठाकर इसे देखा। अर्शमान तुमसे मिलने आया है। इस बात पर अज़म को खुशगवार हैरत हुई, तो क्या अर्शमान ने वाकई इसकी बात को समझ लिया था? भेजो इसे। गुलाम हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चला गया। कुछ देर के बाद अर्शमान वहाँ पर आया। अर्शमान को देखते ही अज़म ने इसे सामने मौजूद कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। अर्शमान संजीदगी से इसके सामने बैठ गया। कहो अर्शमान, कैसा आना हुआ? अज़म के सवाल पर अर्शमान ने पहलू बदला। सच तो ये था कि आज अज़म के सामने बैठते वो नादम था, अपने बचपने और जोश में वो शख्स के साथ बहुत ज़्यादती कर चुका था। मैं ये बताने आया था कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। अज़म ने इस बात पर मुस्कुराकर इसे देखा। मैंने तुम्हारी बात पर गौर करते हुए मुलाजमा के पास जाने का फैसला किया, जिन्होंने फुप्पो के बारे में पापा को बताया था, लेकिन इन तक पहुँचते मुझे पता चला एक मुलाजिम तो बहुत अरसा पहले वफात पा गई थी, जबकि दूसरी मेरे वहाँ पहुँचने से एक रात पहले ही। अर्शमान एक पल को रुका, किसी ने इसके दुपट्टे से इसका गला घोंटकर इसे मार दिया। इस बात अज़म की आंखें हैरत से फैल गई। ऐसा करके इस असली मुजरिम ने मुझे खुद तक पहुंचने से पहले रोक दिया हो, लेकिन इस बात का यकीन दिला दिया कि हम सही राह पे चल रहे हैं, और ये भी कि हमारी सोच से ज़्यादा हमारे करीब है अज़म, क्योंकि ये मुलाज़मा वाली बात मेरे और अम्मी के अलावा कोई तीसरा नहीं जानता था। अर्शमान की बात पर अज़म कुछ सोचने लगा। यानी असली मुजरिम तुम्हारी हवेली में है? अर्शमान ने हाँ में सर हिलाया तो अज़म सर आ भर कर रह गया। हमें जल्द से जल्द इसका पता लगाना होगा अर्शमान, ताकि वो मज़ीद कुछ ना कर सके। अर्शमान हाँ में सर हिलाकर अपना सर झुका लिया। तभी वहाँ मुलाजमा आई। काफ़ी सारे लाजमात इनके सामने रख दिए। फिर एक मुलाजमा ने एक जूस का गिलास अज़म के सामने रखा। ये आपके लिए ख़ास तौर पर चौधरी जी ने बनाया, कह रही थी कि गर्मी बहुत है। मुलाजमा ने लीज़ा का पैगाम अज़म को दिया और वहाँ से चली गई, जबकि इसके ज़िक्र पर ही जहाँ अज़म के होठों पे मुस्कुराहट आई थी, वहीं अर्शमान का मूड सख्त ऑफ हुआ। एक बात कहूँ अज़म, मुझे इस लड़की पे बिल्कुल भरोसा नहीं, शायद तुम नहीं जानते, लेकिन पहले ही ये। अर्शमान ने पल को रुका। वो मेरे और आन के दरमियान आना चाह रही थी। अर्शमान की बात पर अज़म मुस्कुरा दिया। जानता हूँ, लेकिन जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बेहतर ये कि ना जानो। अज़म ने जूस का गिलास अपने होठों से लगाते हुए कहा। एक और बात अज़म, कोई आन के पीछे कोई भी पड़ा हो या यूँ समझ लो आन को खुश नहीं देखना चाहता। मुझे लगता है वो तुम्हारी ये बीवी है। लिज़ा के बारे में बात करते हुए भी अर्शमान के लहजे में बहुत नफरत थी। वो कुछ नहीं कर सकती। अर्शमान इस हवेली में सांस तक वो मेरी इजाज़त से लेती तो भला इसकी वहाँ तक रसाई कैसे होती है? आन के साथ जो कुछ हो रहा है वो इस हवेली में है। शायद वही दुश्मन जिसकी हमें तलाश है। अज़म की बात पर अर्शमान अपनी मुठ्ठियाँ बेच गया। एक बार वो मिल गया तो इसका वो हाल करूँगा, फिर कभी ऐसा सोचने वाले की रूह कांप जाएगी। अज़म अर्शमान की आंखों में जुनून की आंख देख सकता था, बस फिर से जोश में होश गंवा कर फैसला ना करना। अज़म ने इसे बड़े भाई की तरह समझाया, लेकिन अर्शमान का सर शर्मिंदगी से झुक गया। बस मुझे माफ़ कर देना अज़म, मैंने तब जो किया, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अज़म ने हाथ बढ़ाकर इसके कंधे पर रखा। तुम सोच सकते हो अर्शमान, तुमने सिर्फ अपने बाबा को खोया था, जबकि मैंने अपने माँ बाप को तो हमेशा के लिए खोया ही था, और तुमने अपने साथ साथ बाकी सबको भी मुझसे छीन कर बिल्कुल तनहा कर दिया था। अज़म की बात इसका सर मज़ीद शर्मिंदगी से झुका गई। सोच से हो ये ज़िंदगी कैसी कटी होगी अर्शमान, तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि तुम्हारे पास अम्मा भी थी, सुल्तान था, आन थी, तुम्हारी माँ थी, और मेरे पास बस मैं। अज़म की आंखों में एक करप उतरा था। बीमार होता तो कोई हाल तक ना पूछने वाला ना होता, और कहाँ मेरी माँ मुझे हल्का सा बुखार होने पर सारी रात मेरे सराहने बैठ गुजारती थी। कामयाबी पर कोई सराहने वाला नहीं होता, तो कहाँ मेरे बाबा रियाजी में 100 में से 33 नंबर आने पर पूरे गांव में मिठाई बंटवाते थे। ऐसा लगता था कि आयुष्मान के सब के पास होने के बावजूद भी मुझे किसी ने मुकम्मल तौर पर लूट लिया हो। ये बातें कहते हुए अज़म की पलकों में 2 आंसू ठहर गए थे, जिन्हें इसने बेदर्दी से पोंछ दिया, लेकिन अपनी बातों और आंसुओं से वो सामने बैठे आदमी को नदामत की गहरी गहराई में धकेल चुका था। अर्शमान, तुमने नम होती आंखों से अपने दोनों हाथ उठाए, उन्हें अज़म के सामने जोड़ दिया। मैं इसका
काबिल तो नहीं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अज़म ने हैरत से इसकी झुके सर पर जुड़े हाथों और नम पलकों को देखा। कहाँ था वो अर्शमान मलिक जो मर तो सकता था, लेकिन अज़म चौधरी है सामने झुक नहीं सकता था। कैसा था इंसान का ये ज़मीर भी जो इसे गलती का एहसास होने पर दुश्मन के दर पर भी झुका देता था। इतना आसान नहीं है ये मेरे लिए अर्शमान, तुम्हारा माफ़ी मांगना मेरे गुजरे साल लौटा नहीं सकता। अर्शमान ने हाँ में सर हिलाया, अंगूठे से अपने आंसू पोंछ दिए। समझ सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, अगर मुझे माफ़ कर सके हो तो हवेली आकर अम्मी से मिल लेना। वो तुम्हें बहुत याद करती है, लेकिन तुम्हारा सामना करने की हिम्मत खुद मैं पैदा नहीं कर पा रही। अज़म ने इस बात में सर हिलाया। मैं इस बारे में सोचूंगा। इस बात पर अर्शमान मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। अब हम मिलकर इस दुश्मन को ज़रूर पकड़ लेंगे। अज़म और ख़ुद से हुई ज़्यादती का हर बदला लेंगे इससे इंशाअल्लाह। अज़म की बात पर अर्शमान मुस्कुरा दिया और उसे खुदाफिज कहता हुआ वहाँ से चला गया, जबकि अज़म ये सोचने लगा कि इस दुश्मन को आन से क्या मसला हो सकता था। शायद ये कि आन का ताल्लुक चौधरियों से जुड़ता है। बहुत सोचने के बाद अज़म का शक एक जानिब जा रहा था, लेकिन ना तो इसका दिल और दिमाग इस बात को मानने पर राज़ी हो रहे थे। आज कनीज़ को खोए हुए पूरा एक हफ्ता हो चुका था। इस हफ्ते में सुल्तान ने सब घर वालों को बेचैन कर दिया था। या तो वो सारा दिन मारा मारा फिरता, कनीज़ को ढूंढता रहता, या फिर अपने कमरे में बैठा आंसू बहाता रहता। फरीन बेगम ने इसे कितना ही बहलाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ खाता तक नहीं था। यहाँ तक कि फरीन बेगम ने अपनी कसम देकर भी देख लिया था। वो शहजादों सी आन बान रखने वाला मर्द कुछ ही दिनों में खुद को तबाह कर गया था। आंखों के नीचे से हल्के पड़ गए थे। अब तो ये हाल था कि खड़े होते ही गिर जाता था। अभी भी वो अपने कमरे में लेटा वो कनीज़ के बारे में सोच रहा था, जो पूरा हफ्ता ढूंढने से भी इसे कहीं नहीं मिली थी। यहाँ तक कि इसने अपने लाहौर वाले घर भी पता करवा लिया था, लेकिन वो वहाँ भी नहीं गई थी। अब तो पुलिस को भी इसकी तस्वीर भेजी गई थी, वो भी इसे तलाश कर रहे थे, लेकिन हर जाने से मायूसी सुल्तान मलिक को मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख दी गई थी। एक तो मोहब्बत की दूरी और इस पर एहसास नादामत इसे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे थे। इसका दिल करता था कि वो अपनी जान ले ले, लेकिन एक आखिरी बार वो कनीज़ के पैरों में गिर कर इसे माफ़ी मांगना चाहता था। अपने बच्चे का मुंह देखना चाहता था। अपने इस बच्चे का ख्याल आते सुल्तान की आंखों से पानी फिर से बहने लगे। काश तुम मर जाओ सुल्तान मलिक, भला तुम्हारे जैसे नीच इंसान की ज़िंदगी में कोई ज़िंदगी हो जिसकी होते हुए इसकी मासूम पाकीज़ा बीवी को बद का किरदार और घटिया कहकर घर से निकाल दिया हो, जिसके बच्चे को इसके पैदा होने से पहले हराम कहा गया। तुम तो मर्द कराने के लायक ही नहीं सुल्तान मलिक, बल्कि तुम्हें तो जानवर कहना भी इसकी तौहीन होगी। सुल्तान के ज़मीन ने इसे मलामत की तो सुल्तान आंखों पे हाथ रखता से सच के रो दिया। सोचा है किस हाल में होगी वो बेचारी जो इस दुनिया से वाकिफ़ ही नहीं, जो तुम पर भरोसा करती है, तुम्हें ही अपना सब कुछ मानती है रही। काश तुम मर जाओ सुल्तान मलिक, बल्कि मौत भी तुम्हारे लिए छोटी सज़ा है। सुल्तान ने ज़मीर के ने फिर से इससे कहा। सुल्तान के दिल ने सच में अपने लिए मौत की दुआ की थी। अचानक दरवाज़ा खुला तो सुल्तान ने आंखों से बाजू उठा के फरीन बेगम को देखा, जो खाने की ट्रे लेकर वहाँ खड़ी थी। सुल्तान, अल्लाह के वास्ते कुछ खा लो, तो मैं यूँ पल पल मरता नहीं देख सकती, फरीन बेगम ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, जबकि सुल्तान की आंखें तो आंसू बहाकर अब थक चुकी थी। मुझे मेरी नूरी वापस ला दे अम्मी, खा लूँगा। सुल्तान की आवाज़ में मौजूद दर्द महसूस करके फरीन बेगम का कलेजा फटने को हो गया। वो जा चुकी है सुल्तान, तुम इसे भूल हूँ अगर चाहती हो इसे भूल जाऊँ तो दुआ करे कि कर जाऊँ अम्मी, क्योंकि मेरी सांसों के साथ ही इसकी यादें दम तोड़ेंगी। सुल्तान की बात पर फरीन बेगम ने हाथ दिल पर रखा। जानती हैं अम्मी, आपकी खातिर मैंने इसे बहुत ज़्यादा तकलीफ दी, आपकी खुशी के लिए इसके हर हक से दस्तबर हो गया। सुल्तान एक पल को रुका, फिर वापस अपनी आंखों पे हाथ रख लिया। मुझे तना छोड़ दिया अम्मी, मैं इसका काबिल हूँ कि इसकी यादों में पल पल कर सक के मर जाऊँ। सुल्तान की बात पर फरीन बेगम ने लाचारगी से अपने लाडले बेटे को देखा। सुल्तान प्लीज़ चली जाए यहाँ से। सुल्तान की रुंधी आवाज़ पर फरीन बेगम दरवाज़ा बंद करके वापस चली गई। सुल्तान एक बार फिर अपने कर्म में खुद को गर्क कर गया। अज़म आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। ब्राउन कलर की कॉटन की शलवार कमीज में वो काफ़ी दिलकश लग रहा था। इसने परफ्यूम पकड़कर खुद पर छिड़का, जब इसके पीछे इसे एक आवाज़ आई, साहब जूस। अज़म ने मुड़े बगैर हाँ में सर हिलाते मुलाजमा ने मेज़ पर जूस रखा और वहाँ से चली गई। अज़म हाथ में पकड़ खड़ी पहना, जब इसका ध्यान दरवाजे में से खांसने की आवाज़ पर गया। अज़म ने नज़र उठाकर देखा तो निगाह लीज़ा पर पड़ी, जो गुलाबी रंग की शलवार कमीज में मलबूस कंधों पर दुपट्टा फैलाया, कमर पर हाथ रखे बंदे खड़ी किस कदर दिलकश लग रही थी। ये कोई अज़म से पूछता, हाय बिजी मैन, लीज़ा शरारत से कहती इसके पास है, तो अज़म के बेसाख्ता अफसोस हुआ। अपनी परेशानी में इतने अरसे से उससे गाफिल रहा था। कोई काम था क्या, अज़म ने इससे पूछा, तो लीज़ा ने जवाब में इसके सामने आकर खड़ी हो गई। आई वॉन्ट टू टॉक। अज़म के माथे पर बल आते देखकर लीज़ा ने अपने होंठ कचले और फिर इसी इशारा से समझने का सोचा। लीज़ा ने पहले एक उंगली खुद पर रखी और फिर वही उंगली अज़म के सीने पर रखने के बाद अपने होंठों पर रख दी, तो घनी मूंछों तले अना भी होंठ मुस्कुरा दिए। ज़रूर मेरी जान। अज़म ने दोनों
दोनों हाथ इसके सर के पास रखे और इसके होठों पे झुकने लगा तो लीजा फ़ौरन अपना हाथ इसके होठों पे रख गई और शहद रंग आंखें फैलाकर इसे देखा। आई डोंट नो मैन डिड, लीजा ने गुलाबी हुए चेहरे के साथ कहा। फिर कुछ सोचकर इसने फिर से उंगली अपने पे रखी। मी, लीजा ने एक लफ्ज़ कहते हुए उंगली अज़म के चौड़े सीने पे रखी। यू, फिर लीजा ने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाया। टॉक, अज़म ने इसकी आपस में जुड़ी उंगलियों को देखा तो मुस्कुरा दिया। ऐसे इशारे मत कर चूजी, वरना कहीं नहीं जाना छोड़कर तुमसे लपट जाऊंगा और फिर दोनों ही सारा दिन इस कमरे में गुजारेंगे। अज़म ने इसके होठों के करीब आते हुए कहा, जिससे चीनी की खुशबू आ रही थी जो शायद इसके होठों पे लगे ग्लूस की वजह से थी। प्लीज़ आई नीड टू टॉक टू यू। लीजा के मुंह बनाने पर अज़म मुस्कुरा दिया। इतना तो वो समझ चुका था कि उससे बात करना चाह रही थी, वो तो बस इसे तंग कर रहा था। कहो क्या कहना है। अज़म के ऐसा कहने पर लीजा मुस्कुरा दी। इससे फिर से अपने हाथ कमर के पीछे बांधे और शर्मीली सी मुस्कान के साथ सर उठाकर अज़म को देखा। क्या आप आज रात जल्दी घर आ जाएंगे। लीजा को उर्दू में ये बात कहता देखकर अज़म की आंखों के साथ साथ मुंह भी हैरत से खुल गया। मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि आप मुझे कितने अच्छे लगते हैं। लीजा अटक अटक कर उर्दू बोल रही थी और इसके साथ अंग्रेजी लहजे में बोली गई और वो उर्दू अज़म को इस दुनिया की सबसे मीठी ज़बान लग रही थी। आपको बताना चाहती हूँ कि ये दिल आपके लिए धड़कता है, ये सांसें आपके लिए चलती हैं, आपके बगैर। लीजा अचानक अटक गया और मुंह बनाकर अज़म को देखा। अब बाकी बातें रात में बताऊंगी, अभी सब बोल दिया तो आप जाएंगे ही नहीं। इस आखिरी बात को रूप की शरारत समझता हुआ अज़म कहकमा लगाकर हंस दिया। तो तुम कहो तो सही, मेरी चूजी जाने की बजाय सारा दिन तुमसे लिपट कर गुजार दूंगा। अज़म ने इसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा तो लीजा के रुखसार गुलाबी हो गए। अब मुझे इतनी उर्दू भी नहीं आती, लीजा ने फिर से इंग्लिश में कहा तो अज़म मुस्कुरा दिया। नाउ गो, लीजा ने इसकी कमर से हाथ हटाते हुए कहा, लेकिन अज़म इसकी मज़ाहमत को हाथ के एक झटके से तर्क करता इसे वापस अपनी धकती गिरफ्त में पकड़ झगड़ गया। रात को वापस आऊँगा तो इन प्यारे होठों से जो ये बातें कही है ना, इन सब का जवाब सूद समेत दूंगा। अज़म ने झुककर इसके निचले होठ को दांतों में दबाया तो लीजा सहम कर अपनी आंखें मूंद गई। तैयार रहना मेरी चूजी, ये रात बहुत भारी गुजरेगी इस नाजुक जान पर। अज़म ने इसका होठ घोंटे से चलाया, उसकी गुस्ताखी पे लाल हो रहा था। इससे दूर होकर अज़म ने जूस का गिलास पकड़ा और इसे अपने होठों से लगाने लगा, लेकिन अचानक ही लीजा ने इसकी कलाई पकड़ी और शरारत से गिलास अपने होठों से लगाते हुए सारा जूस पी गई। अज़म ने आंखें चोटी करके इसे देखा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर डियर हस्बैंड, लीजा ने आंख दबा कर कहा और वहाँ से जाने लगी, लेकिन अज़म ने इसकी कलाई पकड़ के एक झटके से खींचते हुए वापस अपनी बाहों में ले लिया। मेरे हिस्से का जूस पी लिया, अब कुछ और दो मुझे पीने को। अज़म ने इसके होठों पर झुकना चाहा, लेकिन ऐन वक्त पर लीजा ने अपना हाथ अपने होठों पर रख शरारती निगाहों से इसे देखा। वेट फॉर द नाइट बेबी, हम जाएं वरना देर हो जाएगी। लीजा की शरारत से उर्दू में कहने पर अज़म की आंखों में हरारत उतरी। वो लड़की नहीं जानती थी कि वो आंख से खेल रही है, जिस जुनून को अपनी शरारतों से भड़का रही थी इसकी नाजुक जान पर भारी गुजरने वाला था। तो मैं रात में देखूंगा। अज़म ने इसके होठों पर रखे हाथ को चूमकर कहा और इससे दूर होकर अपना वॉलेट और चाबियां पकड़ता वहां से जाने लगा। अभी वो कुछ चीज़ दूर गया था जब इसके कान में लीजा की आवाज़ पड़ी। अज़म, इसकी पुकार पर अज़म मुस्कुरा दिया। अब देर नहीं होगी चूजी, अज़म शरारत से कहते हुए पलटा, लेकिन लीजा पे नजर पड़ती इसकी मुस्कान गायब हो गई। लीजा का रंग लट्ठे की मानंद सफ़ेद हो रहा था, जैसे कि जिस्म में खून का कतरा भी ना हो, और वो पेट पर हाथ रखे तकलीफ से नम होती आंखों से अज़म को देख रही थी। फिर खून की एक लकीर इसके होठों के पास से निकली और आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। इससे पहले कि वो ज़मीन बोस होती, अज़म ने आगे होकर इसे अपनी बाहों में ले लिया। गज़ल, अज़म ने परेशानी से इसे पुकारा, मगर फिर इसके मुंह से खून निकलता देखकर अज़म को लगा इसका पूरा जहान उजड़ गया हो। गुलाम, अज़म की दर्दनाक चीख पर पूरी हवेली गूंजी थी। दिल था कि जैसे किसी पल भी बंद हो जाएगा। क्या वो एक बार फिर से सब कुछ खोने के दहाने पर था। वो लोग हड़बड़ी में लीजा को गाँव में बने अस्पताल में ले गए थे। वहाँ मौजूद डॉक्टर इसका चेकअप कर रहे थे और बाहर लाहौर में बेचैनी से टहल रहा था। इसे लग रहा था जैसे इसकी धड़कनें अंदर मौजूद लड़की से जुड़ी हो। अगर इसे कुछ हुआ तो अज़म का सांस भी रुक जाएगा। अज़म को यूं ही माए बे आप की तरह तड़पता देखा गुलाम काफ़ी परेशान होता है इसके पास आया। अज़म, यार हौसला करो, कुछ नहीं होगा। इसे गुलाम ने इसे कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। हाँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा गुलाम, मेरा रब मेहरबान है हम पर, हमारी हैसियत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता और वो जानता है गुलाम अब के इसके बंदे में मज़ीद इम्तिहान बर्दाश्त करने की ताकत ख़त्म हो चुकी है। अज़म ने वहाँ मौजूद बेंच पे बैठते हुए कहा। आंसू पलकों पे ठहरे हुए थे। इसे अपने टांगों पे खड़े रहना एक तक मुश्किल लग रहा था, लेकिन ये सब करने की जुर्रत किसकी हुई अज़म, वो भी चौधरियों की हवेली में। गुलाम ने गुस्से से मिठिया बुझकर कहा। तुम्हें याद है अज़म कि लीजा ने क्या खाया था या किसने इसे दिया था, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। गुलाम के सवाल पर अज़म को वो जूस का गिलास याद आया जो मुलाजमा इसे देकर गई थी, लेकिन वो लीजा ने पी लिया था। अज़म ने इस मुलाजमा को मुड़कर नहीं देखा था और अब इसे इस बात का हद से ज़्यादा अफसोस हो रहा था। वो जूस मेरे लिए
वो जूस मेरे लिए आया था ग़ुलाम, वो जहर मेरे हिस्से का था, लेकिन इसने इसे पी लिया। मेरे हिस्से की तकलीफ़ को वो सह रही है। अज़म ने बेबसी से अपना चेहरा हाथों में छुपाया और सिसक के रोने लगा। अपने दोस्त को इस हाल में देखकर ग़ुलाम की पलकें भीग गई। फ़िक्र मत करो अज़म, कुछ नहीं होगा इसे, और हम इसके ऐसा करने वाले को पकड़कर सख्त से सज़ा देंगे। ग़ुलाम ने इसे हौसला देना चाहा, लेकिन इस लोग का हौसला कहाँ से मिलता है जिसकी मोहब्बत इसके हिस्से की मौत से भी लड़ रही थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आए तो दोनों बेचैनी से डॉक्टर की जानिब बढ़े। हमने ज़हर इनके मैदे से निकाल तो दिया, लेकिन वो ज़हर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अपना असर बहुत जल्दी इनके पूरे जिस्म पर छोड़ चुका है। डॉक्टर की बात इनकी परेशानी को दुगना कर गई थी। सॉरी चौधरी जी, लेकिन अब ये हमारे वाला केस नहीं रहा। बेहतर आप इन्हें लाहौर के ले जाएँ, हम इन्हें यहाँ बचा नहीं सकेंगे। डॉक्टर ने आखिरी अल्फाज ऐसे अज़म के दिल पे बिजलियाँ गिराई। अज़म ने बस एक नज़र ग़ुलाम को देखा तो वहाँ में सर हिलाता वहाँ से चला गया। करीबी कस्बे से थोड़ी दूर में एक एम्बुलेंस वहाँ आ चुकी थी, जिसमें उन्होंने लीज़ा को लिटाया और अज़म के एक नर्स के साथ इसमें बैठ गया, जबकि ग़ुलाम ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठा था। अज़म ने लीज़ा का हाथ थामा। लीज़ा ने बंद होती शायद रंग आंखों से इसे देखा। मैम प्लीज़ अपनी आंखें खोले, सोएगा मत। नर्स ने लीज़ा का गाल थपथपाते हुए कहा, लेकिन लीज़ा ने तकलीफ में हल्का सा मुंह बनाया और आंखें बंद कर गई। सर प्लीज़ इन्हें जगह, अगर ये सो गई तो जहर का असर और ज़्यादा हो जाएगा और ये लाहौर तक जिंदा नहीं पहुँच पाएंगी। नर्स की बात पर अज़म ने परेशानी से लीज़ा को देखा, उसका गाल हाथ में पकड़ा। गज़ल उठो, खबरदार जो तुम सोई तो बहुत बुरा पेश आऊँगा मैं। ना चाहते हुए अभी अज़म की आवाज़ पे परेशानी से रुक गई थी, जबकि इसकी आवाज़ पे लीज़ा ने हल्की सी आंखें खोलकर अज़म को देखा, जिनमें बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। प्लीज़ आई वांट टू स्लीप, जस्ट लेट मी स्लीप, लीज़ा ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, जबकि आंखें खुद ब खुद बंद हो रही थी। हरगिज़ नहीं सोने दूंगा मैं तुम्हें, उठो फ़ौरन। अज़म ने इसका चेहरा पकड़ कर हिलाया तो लीज़ा ने हल्की सी आंखें खोली। इट हर्ट्स सो बैड, तकलीफ से लीज़ा की आंखें भीग गई थी और अज़म की आंखों से 2 आंसू जुदा होकर इसके चेहरे पर गिरे। जानता हूँ, लेकिन वादा करता हूँ तुम्हारी हर तकलीफ ख़त्म कर दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। अज़म ने अपना माथा इसके माथे से लगाया। लीज़ा बहुत मुश्किल सांस लेती, जब भी वो आंखें बंद करती अज़म इसे फ़ौरन जगा देता। टेक मी इन योर आर्म्स। लीज़ा बात पर अज़म ने एक निगाह नर्स को देखा, लेकिन फिर से नज़रअंदाज करता लीज़ा के सराहने बैठा और उसका सर उठाकर इसने अपनी गोद में रख लिया। टेक माई हैंड। लीज़ा की अगली फरमाइश पर अज़म ने फ़ौरन इसके पेट पर पड़ा हाथ अपने हाथ में थाम लिया, जबकि दूसरा हाथ इसके बाल फैला रहा था। लीज़ा ने अपनी बंद होती आंखों से अपने शौहर को देखा, जिसके आंसू मुसलसल लीज़ा के चेहरे पे गिर रहे थे। आई डोंट टू लीव विद यू। लीज़ा की आवाज़ इतनी हल्की हो चुकी थी कि अज़म को इसकी बात सुनने के लिए कान इसके मुँह के पास करना पड़ रहा था। कुछ नहीं होगा तुम्हें, सुना तुम्हें, मैं कुछ नहीं होने दूँगा तुम्हें, अज़म ने इसे खुद से लगाते हुए कहा और ड्राइवर को जल्दी गाड़ी चलाने का हुक्म दिया। 4 घंटे का सफ़र वो लोग अढ़ाई घंटे में तय कर चुके थे। लाहौर हॉस्पिटल पहुँचे। अमला लीज़ा को इमरजेंसी में ले गया था। डॉक्टर इसका चेकअप कर रहे थे और बाहर अज़म की धड़कनें रुक रही थी। ग़ुलाम भी परेशानी से इसके पास खड़ा, न जाने अब किस्मत ने इतने कौन सा पहलू लेना था। अचानक ही डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आया तो अज़म बेचैनी से इसकी जानिब बढ़ा। देखिए मिस्टर, आपकी वाइफ की बॉडी में जहर पूरी तरह से फैल चुका है, इसलिए फ़िलहाल मैं कुछ कह नहीं सकता। दूसरा, ये पुलिस केस है तो मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, बाकी आप दुआ करें। डॉक्टर इतना कहकर वहाँ से चला गया और अज़म वहाँ बुत बना खड़ा रहा। ग़ुलाम ने इसके कंधे पर हाथ रखा और उसने अज़म को आज तक इतना बिखरा हुआ नहीं देखा था। इसे कुछ हो गया तो जी नहीं पाऊंगा ग़ुलाम, नहीं जी पाऊंगा। ग़ुलाम ने अज़म को अपने गले से लगाया तो अज़म से सच के रो दिया। ग़ुलाम ने बेसाख्ता खुदा से दुआ की थी कि वो अज़म की जान को ज़िंदगी दे दे। डॉक्टर हमीद आपको इमरजेंसी में बुला रहे हैं। नर्स की बात पर स्टाफ रूम में बैठी आन ने गोद में पड़ी किताब से ध्यान हटाया। इसे यहाँ लाहौर आए काफ़ी अरसा हो गया था, लेकिन अभी तक वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ पाई थी, इसलिए कहीं भी बैठे बैठे खो जाती थी। अभी भी वैसे तो वो किताब पढ़ने आई थी, लेकिन ध्यान खुद ब खुद अशमान की जानिब चला गया, जो एक बार भी इसे मिलने नहीं आता। क्या अशमान को इन तस्वीरों की वजह से आन से नफरत हो गई थी? क्या एक ब्लैकमेलर ने वो तस्वीरें नशर कर दी थी? ये ख्याल आते ही आन को लगा इसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया और इसकी ज़िंदगी का हर पल इसी खौफ के ज़ेर असर गुजर रहा था। डॉक्टर आन नर्स के दोबारा काटने पर आन ने फ़ौरन इसे देखा और उठ खड़ी हुई। सॉरी, कुछ कहा आपने? डॉक्टर हमीद आपको इमरजेंसी में बुला रहे हैं। नर्स ने अपनी बात दोहराई तो आन ने इस बात में सर हिला अपना कोट पहनकर इमरजेंसी की जानिब चल दी। इमरजेंसी वार्ड में दाखिल होते इसकी नज़र मशीनों में जुगड़े नाजुक से वजीद पर पड़ी, जिसके गिर्द डॉक्टर और दूसरा स्टाफ खड़े अपना हुनर इसकी जान बचाने में लग रहे थे। डॉक्टर आन, हरी अप एंड गेट रेडी, इट्स केस ऑफ सीवर पॉइजनिंग। डॉक्टर हमीद की बात पर आन ने जल्दी से हामी सारे सर्जिकल कोट पहनने चली गई। तैयार होकर आन इस लड़की के पास आई तो सातवां आसमान इस पर एक साथ गिरे, क्योंकि मशीनों में जिगड़ा वो वजूद और किसी का नहीं, इसकी छोटी बहन का था। वो बहन जिसने यहाँ आते इसकी खुशियों में डाका डालना चाहता, वो बहन जो शायद अभी भी इसकी खुशियों की दुश्मन थी। आन को यूं बना देकर डॉक्टर हमीद ने इसके बाजू को छुआ। खड़ी मत रही डॉक्टर, मेरी हेल्प करें, हमें इसकी जान बचानी है। डॉक्टर हमीद की बात पर आन ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, वो अभी सिर्फ एक डॉक्टर थी और सामने पड़ी वो लड़की एक मरीज जिसकी जान इन्हें बचानी थी।
उन्होंने लीज़ा को मखसूस दवाएँ दी और उसका मैदा वॉश करने लगी तो कितनी ही खून की उल्टियाँ सूरत में इसके मुँह से निकला। डैम इट! अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। नर्स फ़ौरन ब्लड अरेंज करें प्लस AB। डॉक्टर के हुक्म पर नर्स हमें सर हिलाती वहाँ से चली गई। लिज़ा के इलाज में डॉक्टर हामिद का पूरा दिल से साथ देने लगी। डॉक्टर प्लस AB हमारे ब्लड बैंक से ख़त्म हो चुका है। नर्स ने परेशानी से कहा तो डॉक्टर ने फ़िक्रमंदी से इस मॉनिटर को देखा जहाँ लीज़ा की हालत बयान हो रही थी। तो कहीं और से पता करें, अगर इन्हें ब्लड नहीं मिला तो ये बच नहीं पाएंगी। डॉक्टर की बात पर आन ने परेशान होकर इस लड़की को देखा जो उसकी बहन थी। फिर एक झमाका सा इसके जहन में आया कि इनके हस्बैंड साथ आए हैं कि आन के पूछने पर नर्स ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। आप इनका ब्लड ले लें, इनका ब्लड प्लस A है। आन की बात पर डॉक्टर के साथ साथ नर्स भी हैरत से देखा। ट्रस्ट मी, मैं इन्हें जानती हूँ। आन ने पुख्ता लहजे में कहा तो डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया क्योंकि प्लस A ब्लड ग्रुप प्लस A और प्लस AB में दोनों को लग सकता है। नर्स के जाने के बाद आन फिर से डॉक्टर हमीद की मदद करने लगी लेकिन इसके हाथ बुरी तरह से काँप रहे थे। जो भी थी जैसी भी थी वो लड़की इसकी बहन थी और ये बात आन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। डॉक्टर आन आप जाएँ और ब्लड का अरेंज करें, मैं इन्हें देख लूँगा। डॉक्टर समझ गया था कि आन इस लड़की को जानती है, शायद इसी वजह से परेशान हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने इसे वहाँ से भेज दिया। आन हाँ में सारे इलाका इमरजेंसी वार्ड से बाहर आ गई। लीज़ा की वो हालत से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी लेकिन फिर भी इसने खुद को संभालते हुए नर्स से अज़म का पूछा और इस वार्ड में आ गई जहाँ अज़म को खून देने के लिए रखा गया था। आन खामोशी से वार्ड में दाखिल हुई और अज़म को देखने लगी जो संजीदगी से बेड पर लेटा था जबकि कतरा कतरा खून जिस्म से निकल के एक बोतल में जमा हो रहा था। बोतल भर जाने पर नर्स ने ड्रिप को इससे जुदा किया तो अज़म ने हैरत से इसे देखा। बस इतना ही काफ़ी होगा क्या? अज़म की आवाज़ में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। काफ़ी तो नहीं होगा सर, लेकिन आपसे और खून लिया तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। नर्स की बात पे आज़म के माथे पर बल आया। कुछ नहीं होगा, मुझे चाहे तो मेरे जिस्म से एक एक कतरा भी निकालो लेकिन मेरी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए। वहाँ मौजूद हर शख्स आज़म की रोंदी आवाज़ में बेतहाशा मोहब्बत और तड़प महसूस कर सकता था। नर्स ने कुछ कहना चाहा लेकिन तभी इसके कानों में आन की आवाज़ है, आप यहाँ से जाएँ, बाकी मैं देख लूँगी। आन के कहने के हुक्म देने पर नर्स वहाँ से चली गई जबकि आज़म के साथ साथ घर के कोने में खड़े गुलाम ने भी हैरत से इसे देखा। आन आज़म के पास है और वो ड्रिप दोबारा इसके जिस्म से अटैच करके खाली बोतल से लगा दी। आज़म के खून का कतरा कतरा इस बोतल में जमा होने लगा। याद है आज़म चौधरी, एक बार मैंने कहा था ना कि इसका खून की कदर तुम्हें तब आएगी जब तुम्हारा कोई अपना अंदर पड़ा ज़िंदगी मौत से लड़ रहा होगा। आन का ध्यान तो खून की बोतल पर था लेकिन अल्फाज सिर्फ आज़म के थे। देखो आज तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हारे जिस्म के खून की एक एक बूंद कितनी अहम है, जैसे तुम अपनी ज़िद को मोहब्बत का नाम देकर ज़ाया करते रहे। आन की बात पर आज़म को इसका माजी याद दिला तो वो अपनी आंखें मूंद गया। जिससे मोहब्बत होती है ना आज़म, इसके लिए हमें खुद को नुकसान पहुँचाने के लिए मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसकी जुदाई का ख्याल ही आपकी जान ले लेता है। आन ने अशमान को याद करते हुए खौफनाक अंदाज में कहा, आप जैसे को खुद को ही देख लो, ऐसा लग रहा है तुम्हारी सांसों की डोर इस लड़की से जुड़ी, अगर वो नहीं रहेगी तो बचोगे तुम भी नहीं। आन की होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अब तुम्हें अंदाज़ा हुआ जब कि मोहब्बत क्या होती है और ज़िद क्या होती है। आन ने संजीदगी से इसकी जाने देखा। ज़िद तो वो थी जिसे आज से कुछ माह पहले तुम मोहब्बत समझ रहे थे। आन का अंदाज समझाने वाला था और आज़म बस संजीदे वहाँ लेटा इसकी हर बात सुन रहा था। और मोहब्बत ये है आज़म जो तुम इमरजेंसी में लेटी इस लड़की से करते हो। अचानक ही आन ने आज़म के कंधे पर अपना हाथ रखा तो आज़म ने हैरत से इसकी जानिब देखा और फिक्र मत करो, अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारी मोहब्बत नहीं छीनेगा, वो मेहरबान है। इतना कहकर आन ने आधी हुई खून की बोतल आज़म से जुदा की और वहाँ से चली गई जबकि आज़म वहाँ लेटा इसकी बातों के बारे में सोचता रह गया। ये बात तो आज़म बहुत पहले ही समझ गया था कि आन के लिए इसकी जज्बात जिससे ज़्यादा कुछ ना थे। अपने दुश्मन को ज़ेर करने की ज़िद, इसकी आंखों में हार और तड़प देखने की ज़िद। लेकिन एक बात आन ने गलत कही थी, ज़िंदगी और मौत से लड़ती हुई लड़की आज़म की मोहब्बत नहीं थी, वो इसका इश्क थी, इसके जीने की वाहिद वजह। और इस बात का अब आज़म को मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा हो चुका था। सुल्तान अपने अंधेरे कमरे में लेटा था। इस पर अजीब सी गनुत की तारी थी। दिमाग तो जैसे हाजिर था ही नहीं लेकिन जिस्म नींद की हालत में बेजान हुआ हुआ था जबकि पलकें अभी भी आंसू से तरती जैसे कि आंसू कभी खुश होने का नाम नहीं लेते थे। अब आप मत रोएं साईं जी, हम मुझसे आपका रोना देखा नहीं चाहता, आप जो कहेंगे मैं करूँगी, बस आप मत रो। कनिज़ के वो अल्फाज याद करके सुल्तान के आंसू मज़ीद रवानी से बहने लगे। वो लड़की जो इसकी आँख में एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, कहाँ सुल्तान ने इसकी ज़िंदगी आंसू से भर दी थी। न जाने वो कहाँ थी, किस हाल में थी। और इनका बच्चा, अपने बच्चे का ख्याल आते ही सुल्तान को ऐसे लगने लगा कि जैसे किसी ने इसे अंगारों पे लिटा दिया हो। वो बेचैन होकर बेड पर बैठ गया जबकि आंखों से आंसू अब रवानी से बहने लगे थे। अब उस शख्स की मानता जिससे अपना जान खुद ही लूट लिया हो। रब्बा तू ही जाने मेरा हाल, दिल नहीं लगता, जिंदगी मेरी हाल है, दिल नहीं लगता।
अचानक ही दरवाज़ा खुला तो दरवाजे से आने वाली रोशनी पर सुल्तान अपनी आंखें ज़ोर से मीच गया, लेकिन कमरे में दाखिल होने वाले ने लाइट भी ऑन कर दी तो सुल्तान के जब पैमाना लबरेज हो गया। अकेला रहना चाहता हूँ मैं, क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ नहीं आ रही? सुल्तान गुस्से से चिल्लाया, लेकिन कमज़ोरी की वजह से इसका चिल्लाना भी आम बात के बराबर ही था। खाना मेज़ पर रख दो और जाओ। अम्मा भी के आवाज़ पर सुल्तान ने आंखें खोली और हैरत से इन्हें देखने लगा। इतने दिनों में आज पहली बार वो उसके पास आई थी। तुमने ये सब क्या लगा रखा है? सुल्तान, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? जानते हो फरीन और अर्शमान कितने परेशान हैं तुम्हारी वजह से। अम्मा भी ने ज़रा सख्ती से कहा, लेकिन वो सुल्तान को फूट फूट कर रोता देखा इसके पास आई और इसके पास बैठते अपना हाथ इसके कंधे पर रखा। अर्शमान ढूंढ तो रहा है ना इसे, तुम फिक्र मत करो, मिल जाएगी। फिलहाल खुद पर जुल्म करना बंद करो, खाना खाओ। अम्मा भी के लहजे में नरमी के साथ साथ सख्ती भी थी। नहीं अम्मा भी, वो मुझे अब नहीं मिलेगी, नाराज़ हो गई है मुझसे। सुल्तान ने भीगी हुई पलकें मूंद कर कहा, तुमने काम भी तो ऐसा किया ना सुल्तान, इस मासूम बच्ची के साथ इतनी ज्यादती की तुमने, इसे अपने निकाह में लेकर फिर तुमने इस घर में इसकी हैसियत बस एक मुलाजमा की रखी और अपना हक कितनी शान से इस पर जताते रहे। जानते हो कि इसकी हक तलफी का क्या अज़ाब होता है? अम्मा भी ने इसे दादी बनकर समझाते हुए कहा, तो मैं क्या करता अम्मा भी, अम्मी से मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं ना अभी ऐसी शादी नहीं करना चाहता, तो आपने इनकी हालत देख ली थी ना, और अगर मैं इन्हें बताता कि मैं शादी कर चुका तो इनके दिल पे क्या बीती। सुल्तान ने अपनी मजबूरी बयान की तो अम्मा भी के आम से अंदाज पे कहने पर सुल्तान ने हैरत से ने देखा। देखो सुल्तान मलिक, अगर माँ के हुकूक की बात करें तो तुम्हारा फ़र्ज़ इसकी खिदमत है, इसकी अताहत है, लेकिन शादी करना तुम्हारा अपना हक है सुल्तान, इसमें तुम अपनी मर्जी करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। सुल्तान हैरत से अपनी दादी की बातें सुन रहा था। जानती हुई माशरे के मुताबिक अपनी मर्जी से शादी करने वाली औलाद खुद सर इंतहा नाफरमान है, लेकिन अफसोस इस बात है कि सुल्तान हमारा माशरा हमारे दिन से बहुत जुदा है। अम्मा भी एक पल को रुकी। हमारा दिन एक मर्द और औरत को अपनी मर्जी के साथ शादी करने की इजाज़त देता है सुल्तान, तुम चाहो तो अनाबिया से दूसरी शादी कर सकते हो, अगर नहीं चाहते तो तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता। अगर फरीद तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही थी तो गलत वो थी सुल्तान, तुम नहीं। सुल्तान बस खामोशी से सर झुकाए अम्मा भी की बातें सुन रहा था। इसी तरह जो मर्द अपनी बीवी का एहसास करता है, इसे मोहब्बत देता है, ये दुनिया इसे ज़नमुरीद कहती है, और वही मर्द जब अपनी माँ की खिदमत खुद भी करता है और अपनी बीवी से भी करवाता है तो दुनिया इसे जालिम कहती है। अम्मा भी के होठों पर तंजिया मुस्कान आई। हालांकि होना ऐसा चाहिए था कि वो आदमी दोनों काम करे, अपनी बीवी को इतनी मोहब्बत इतनी चाहत दे के वो अपनी सास की खिदमत अपना फ़र्ज़ समझ के करे। अगर वो ऐसा नहीं करती तो इसे मजबूर करने की बजाय वो बेटे होने का फ़र्ज़ खुद पूरा करे और बीवी को मोहब्बत देकर शौहर होने का फ़र्ज़ पूरा करे। अम्मा भी का लहजा इतना मीठा था कि सुल्तान की बातों में खो गया। अगर इस सब के बाद भी बीवी या माँ खुश नहीं होती तो ये मर्द की नाइंसाफ़ी नहीं, इनकी नाशुक्री है, तो इन्हें इनके हाल पे छोड़ दो, ना कि एक की वजह से दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाओ। अम्मा भी ने समझाकर अफसोस से सुल्तान को देखा। हकूक़ और फ़राइज़ को ना समझते हुए तुमने जो ज़्यादती इस बच्ची की है वो तुम्हारा गुनाह था। इस बात पर सुल्तान की आंखों से 2 आंसू गिरे थे। अब जो गुनाह की सख्त वक़्त आया है तो यूँ कमज़ोर होकर बैठ गए, हिम्मत करो, अपनी गलतियों को सज़ा भुगतो। अम्मा भी का लहजा फिर से सख्त हुआ। सुल्तान ने बेबसी से इन्हें देखा। मैं क्या करूँ अम्मा भी? इसके सवाल पे अम्मा बीबी मुस्कुरा कर उठी और खाने की ट्रे लाकर इसके सामने रखते हुए एक निवाला तोड़ा। इसका शौहर होने का फ़र्ज़, जो फ़र्ज़ पूरा नहीं किया इसे पूरा करो। सबको बताओ इस बच्ची की क्या अहमियत है और तुम इससे मोहब्बत करते हो, किसी को अपनाना नहीं चाहते। अम्मा भी ने नवाला सुल्तान के मुँह के पास किया, लेकिन सुल्तान ने इस नवाले को खाने के लिए मुँह नहीं खोला। खुद को संभाल कर ताकत बनाओ, इसे ढूँढ कर यहाँ वापस लाकर इसका मुकाम दो। सुल्तान ने लाचारगी से इन्हें देखा। कैसे ढूँढूँ इसे? हर जगह ढूँढ चुका लेकिन वो नहीं मिली। इस बात पर मम्मी के होठों पर मुस्कुराहट आई। अपने रब से माफ़ी माँग कर इसे माँगो, देखना वसीला मेरा रब खुद पैदा कर देगा। अम्मा बी ने मोहब्बत से अपना बायाँ हाथ सुल्तान के गाल पर रखकर कहा, चलो अब खाना खाओ। अम्मा बी की बात पर सुल्तान ने कुछ सोचते हुए निवाला अपने मुँह में ले लिया। हाँ, वो यूँ थक कर नहीं बैठने वाला था। वो अपनी कनीज़ को ढूँढने का इरादा रखता था। फिर ये सुल्तान अपनी कनीज़ के कदमों में ज़िंदगी गुज़ारने का इरादा रखता था। अज़म और ग़ुलाम परेशानी के आलम में इमरजेंसी वार्ड के बाहर बैठे थे। अज़म को जितनी सूरतें और दुआएँ आती थी वो पढ़कर अपनी कदर को खुदा से मांग चुका था, लेकिन दिल की बेचैनी तो बस महबूब को सही सलामत देखकर ही ख़त्म होनी थी। अचानक ही डॉक्टर वार्ड से बाहर आया तो अज़म बेचैन होकर डॉक्टर के पास आ गया। फ़िक्र मत करें मिस्टर अज़म, वो ख़तरे से बाहर हैं अब। डॉक्टर की बात पर अज़म आंसू से लबरेज आंखों से ज़रा सा साइड पर हुआ और अपने खुदा के हुज़ूर सज्जा शिकर में गिर कर सिसकते हुए रोने लगा। ग़ुलाम ने इसे कंधों से पकड़ कर खड़ा किया और अपने गले से लगा लिया। मुबारक हो दोस्त, तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी की ज़िंदगी बहुत मुबारक हो। अज़म ने मुस्कुराकर इसे देखा और डॉक्टर की जानिब मुड़ा। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? फ़िलहाल तो वो भी नींद में है, लेकिन थोड़ी देर में मैं इन्हें वार्ड पे शिफ्ट कर देंगे, फिर आप इनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर इतना कहकर वहाँ से चला गया और अज़म फिर से खुदा का शुक्र करने लगा, जबकि आंसू अब शुक्राने के आंसू में बदल चुके थे।
आखिरकार एक नर्स ने आकर इसे बताया कि लीज़ा को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और अज़म इससे मिल सकता है। अज़म बेचैनी से वार्ड में दाखिल हुआ और लीज़ा पर नज़र पड़ते इसके पास चला गया। कितनी देर उसको देखते हुए अपने अंदर सुकून उतारता रहा। फिर इसने झुककर अपना माथा इसके माथे से मिलाया तो कितने ही आंसू लीज़ा के चेहरे पे गिरे। एक बार ठीक होकर घर चलो, बस तुम मुझे इतना तड़पाने का हिसाब समेत वसूल करूँगा। अज़म ने लीज़ा के माथे पे अपने होंठ रख दिया। अब गम खत्म हुआ तो गुस्से इसके असाब पे हावी हुआ। वो फ़ौरन बाहर खड़े गुलाम के पास आया था। तुम वापस गाँव जाओ गुलाम, और मुलाज़मा भेस में छुपे इस बहरीवे को तलाश करो जिसने मेरी ज़िंदगी मुझसे छीनने की जुर्रत की है। फिर इसकी सज़ा को मैं सबके लिए इबरत का निशान बना दूँगा। अज़म ने अपनी मीठियाँ बुझकर कहा तो इसके गुस्से को मैं महसूस करते गुलाम ने हाँ में सर हिलाया। मेरे वापस आने तक मुझे वो चाहिए गुलाम, हर हाल में। गुलाम ने फिर से हाँ में सर हिलाया, वहाँ से चला गया जबकि अज़म फिर से लीला के पास वापस जा चुका था। लीज़ा की आँखें खुली तो निगाह एक मुस्कुराते हुए आदमी पड़ी जो सफ़ेद रंग का कोट पहने इसके बेड के पास खड़ा था। नई ज़िंदगी बहुत-बहुत मुबारक हो आपको मिसेस चौधरी। इसकी ये बात उर्दू में कहने पर लीज़ा ने नासमझी से इसके सामने देखा। इसने सारी ज़िंदगी कनाडा में गुज़ारी डॉक्टर, इसे उर्दू नहीं आती। एक जानी-पहचानी सी आवाज़ पे लीज़ा ने अपनी नज़रें डॉक्टर से हटाकर अपने सराहने मौजूद ट्रिप स्टैंड के पास खड़ी आन को देखा। डॉक्टर ने पहले कई बात इंग्लिश में दोहराकर लीज़ा का ध्यान अपनी जानिब खींचा। आपको पता है अगर आप ज़िंदा हैं तो अपने हस्बैंड और डॉक्टर आन की वज़ह से। अगर डॉक्टर आन हमें नहीं बताती कि आपके हस्बैंड का ब्लड आपको लग सकता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। डॉक्टर की बातें ने लीज़ा का एक अंधे कुएँ में धकेल दिया जहाँ इसे याद आ रहा था तो बस ये कि ये दुनिया वाक़ई मकाफ़ात अमल थी जिसे एक दिन इसने अपनी जुनून में मारना चाहा था। आज वही इसकी जान बचा गई थी। कभी लीज़ा इसे ज़हर देने की कोशिश की थी, आज लीज़ा खुद भी ज़हर का शिकार हो गई थी। लीज़ा को इस बात से अंदाज़ा हो गया था कि हमारा किया गुनाह कभी न कभी लौट कर हमारे सामने ज़रूर आता है और इसी एहसास से गुनाह के बाद लीज़ा का आन का सामना भी नहीं कर पा रही थी। वैसे आप एक-दूसरे को जानते हैं ना, क्या रिश्ता है आप दोनों के दरमियान? डॉक्टर की बात लीज़ा को इस ख़याल से बाहर निकाला तो शायद वो चाहता था कि लीज़ा कुछ बोले, लेकिन लीज़ा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। ये मेरी छोटी बहन है। आन ने ही इसी मुश्किल आसान कर दी और इसके साथ इतना सब करने के बाद भी आन का इसे अपनी बहन कहना लीज़ा का पछतावा बढ़ा गया। और डॉक्टर को आन की बात ने काफ़ी हैरान किया। मैं बाकी पेशेंट्स को देख लूँ। इतना कहकर वहाँ से चले गए तो डॉक्टर भी इससे इसका हाल पूछने और इसका चेकअप करने के बाद वहाँ से चला गया। डॉक्टर के बाहर निकलते ही लीज़ा की नज़र दरवाज़े पे खड़े अज़म पे पड़ी जो वहाँ सीने पे हाथ बाँधे खड़ा इसे घूर रहा था। इसे देखकर लीज़ा ने शुक्र अदा किया वो ज़िंदा थी क्योंकि मौत से ज़्यादा दर्दनाक ख़्याल तो मौत के बाद इसे दूर जाने का था। हाय! लीज़ा ने हल्के से कहा तो अज़म इसके पास आया, उसे गहरी नज़र से देखने लगा। किसने इजाज़त दी थी तुम्हें मेरे हिस्से की तकलीफ़ को उठाने की? मेरे हिस्से की तकलीफ़ सिर्फ़ मेरी है ना? सुना तुमने आइंदा ऐसा कुछ किया ना तो अस्पताल लाने के बजाय खुद ही गला घोंट कर मार दूँगा। लीज़ा इसकी उर्दू में कई बात समझ तो नहीं पाई, लेकिन इसकी आवाज़ में मौजूद फ़िक्रमंदी और पलकों में ठहरे आँसू देखकर हल्का-सा मुस्कुरा दी। लीज़ा ने खामोशी से अपना हाथ इसके सामने किया जिसे अज़म थाम कर इसके पास पड़े बेंच पे बैठ गया और वो हाथ अपने होठों से लगा लिया। कैन नॉट लिव विदाउट यू, कैन नॉट डाई विदाउट यू, यू हैव बिकम मोर एक्जिस्टेंटल दैन लाइफ इट्सेल्फ। लीज़ा ने आहिस्ता से कहा और कमज़ोरी के बायस अपनी आँखें मूंद गई, लेकिन नींद में जाने से पहले वो अपना हाथ अज़म के हाथ में महसूस कर सकती थी और ये एहसास इसके लिए दुनिया का सबसे कीमती एहसास था, जिसके लिए आज वो ज़िंदा थी।